The guy was very toxic, but the sex was great. इसीलिए लोग जनरली टॉक्सिक रिलेशन में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं. Exactly. ऑल अबाउट रिलेशनशिप. वॉरेन बफे ने एक बात कही थी कि अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो आपके पास ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत कम हो. What quality do you look for in a spouse? You look for low expectations. एक्सपेक्टेशन कैसे पुट फॉरवर्ड करे पहली चीज, एंड दूसरी बात एक्सपेक्टेशन क्या दूसरा इंसान आपकी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए केपेबल है या भी नहीं, उसको समझना ही बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ लक. 3 ऐसे पॉइंट बताओ कि ये जिसको देखते आपको पता जाएगा यार ये रेड फ्लैग साइंस रिलेशनशिप के, इनको अभी इसको सॉर्ट करना चाहिए. प्यार करना जानता हूँ, लेने से फर्क ही नहीं पड़ता मुझे. मैं बोल रहा हूँ खुद को ये बात, फर्क तो पड़ता है मुझे. अपनी कहानी बना ली दिमाग में, आई डोंट केयर अबाउट इट. लोग बहुत सारे रिलेशनशिप में ना स्टक रहते हैं, वो निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पाते. सिक्योरिटी आप किसी को प्रोवाइड कर सकते हो ना, तो ऑटोमेटिकली दे विल अलाउ यू टू ग्रो. अगर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो दे विल स्टार्ट टू फाइंड प्रॉब्लम्स इन एवरीथिंग. आज के टाइम में इतने ब्रेकअप होने क्यों स्टार्ट हो गए सडनली? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया है या कुछ और फैक्टर्स भी हैं, या लोग अब इसको नॉर्मल बना चुके हैं, न्यू नॉर्मल, कि भाई ठीक है ब्रेकअप हो गया कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं. ऐसी चीजें हैं या कुछ और फैक्टर्स हैं? जो अटैचमेंट आपको सबसे ज्यादा जॉय दे रहा है वही अटैचमेंट सबको सबसे ज्यादा पेन भी दे रहा है. कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं. अब 24 घंटे कैसे अपडेट देता रहो, बट वहीं पर सेम टाइम कई जगह ये भी आर्गुमेंट चलती है, नहीं भाई इतना 2 मिनट तो बताना, एक टैक्सी तो करना है. बट डोंट यू थिंक कि ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ बिल्डअप हो रहा है? पहले के जो रिलेशनशिप होते थे ना, उनमें एक बात होती थी कि हमें रिश्तों को लॉन्ग लाइफ लेके जाना है, हमें अपने रिलेशनशिप को बचा के रखना है, और अगर थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो रही है कहीं पे किसी की तरफ से भी, तो हमें ध्यान रखना है कि उन चीज़ों को सॉल्व करना है, ना कि उन्हें एक जगह पे इग्नोर करके आगे बढ़ना है. बट आज के टाइम में रिलेशनशिप जितने भी हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं किनारे कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और डायरेक्टली जंपिंग जो है वो ब्रेकअप की तरफ चल रही है, ना कि उनको सॉल्व करने की, शॉर्ट करने की तरफ. तो आज के हमारे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर, ऑल अबाउट रिलेशनशिप की. कैसे आज के ज़माने में जो रिलेशनशिप चल रहे हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं जा पा रहे, क्यों ब्रेकअप जल्दी होता है, क्यों रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती है, कहाँ ईगो आ जाती है. तो आज के हमारे गेस्ट इस पॉडकास्ट के मिस्टर शिवम, जो इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं और ऑथर भी है. हम उनसे इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि कैसे हमें अपने रिलेशनशिप को बचा के रखना है, कैसे हमें रिलेशनशिप में जो भी कमी पेशी आ रही है उसको सॉर्ट करना है, एक दूसरे को समझना है, क्या गैप्स रहते हैं, कहाँ पर रिश्ते टूटने वाले कगार पे पहुंच जाते हैं, कैसे उनको वहां से वापस लेके आना है, और अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो कब उससे बाहर निकलना है. क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, इमोशनली अपने आप को आप ड्रेन करते रहेंगे. तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी और हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में. तो लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट. बट पॉडकास्ट को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेशन देता है. सो डू दैट एंड लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट. शिवम जी, वेलकम बैक टू द क्यूरियस बाइट्स विद सनवाल. हमने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले पॉडकास्ट किया था, एंड ऑनेस्टली बताऊं तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया था. लोगों ने कहा भी था, इवन हमारी भी बाद में डिस्कशन हुई थी कि एक बार फिर से आप पॉडकास्ट कीजिए. सो आज हम फिर से साथ में हैं. वेलकम वंस अगेन टू द क्यूरियस बाइट्स विद सनवाल. Thanks for having me again and really hopeful for another exciting episode. यस, और आज हम पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे, सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है ऑल अबाउट रिलेशनशिप. आपके एक्सपीरियंस से, आपकी नॉलेज से हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, आखिर ये चीज़ें क्यों होती है. कुछ अच्छा भी होता है रिलेशनशिप में तो क्यों होता है, कुछ बुरा भी होता है, क्या लोगों की मेंटालिटी होती है. और शुरुआत में करना चाहूँगा, एक वॉरेन बफे ने एक बात कही थी कि अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो आपके पास ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत कम हो. अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप सुकून से जी सकते हो, चाहे फिर उसके बाद आप उनको कुछ भी दोगे ना तो उनको अच्छा लगेगा. तो आज के टाइम में वाई इन रिलेशनशिप लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्लियर क्यों नहीं होती, और लोग क्यों क्लैरिटी के साथ आगे नहीं चलते, मैं यहाँ से इसकी शुरुआत करना चाहूँगा. राइट, दैट्स अ वेरी वैलिड स्टेटमेंट एक्चुअली, बट उसमें एक अलग पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है कि एक्सपेक्टेशन इंसान में, हर इंसान को है, कुछ ना कुछ चीज़ों से है एक्सपेक्टेशन कैसे पुट फॉरवर्ड करे पहली चीज़, एंड दूसरी बात एक्सपेक्टेशन क्या दूसरा इंसान आपकी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए केपेबल है या भी नहीं, उसको समझना ही बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ लक.
वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी एक रिलेशनशिप में लक का फैक्टर बहुत हाई होता है। Right. अब किसी भी महान, कितना भी अच्छा, कितना भी परफेक्ट इंसान से आप शादी कर लो या रिलेशनशिप में चले जाओ, हाउ डू यू नो अबाउट दैट पर्सन, हाउ मच डू यू नो अबाउट दैट पर्सन। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो स्लाइटली बेटर, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो नथिंग एट ऑल। तो आपके पास लव मैरिज में लेट से 50% आपको पता है, 50% तब भी एम्प्टी स्पेस है। अरेंज मैरिज में 20% पता है, 80% फिर भी एम्प्टी स्पेस है। अभी 80% या 50% तो किसी ना किसी चीज़ से फिल होने वाला है, एंड वो चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे आफ्टर बीइंग इन द रिलेशनशिप। नो वन कैन आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू। एग्री। अब वहाँ पे आता है एक्सपेक्टेशन, बिकॉज जो हमें पता है वो तो हमें ऑलरेडी पता है। आप क्या करते हो, कितने पैसे कमाते हो, कहाँ हो कहाँ नहीं, वो सब पता है ऑलरेडी। सो वहाँ एक्सपेक्टेशन की कमी आने ही नहीं वाली है, आने वाली है उस गैप में। अब ये लक का फैक्टर कहाँ पर आता है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, आई डोंट केयर मच अबाउट अदर स्टफ, बट आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माई वर्क, विच इज़ नाइस थिंग। आइडियली तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं फोकस टू काम पे, पैसे कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ फैमिली के लिए अपनी अच्छी। एंड देन आई फाइंड अ पार्टनर हु इज एक्जैक्टली द सेम। Again, like you mentioned, expectation ज़्यादा नहीं है, and she is also very focused on her own career, and she's also building something up, and even if not that, she's okay with living life independently and focusing on that. तो फिर तो मस्त अच्छा लक का फैक्टर मेरे फेवर में चला गया। बट वॉट इफ शी इज़ नॉट लाइक दैट? अब ये क्या हम अज्यूम कर सकते हैं? क्या ये हम पता कर सकते हैं? बहुत कम चांसेस है। लव में पता चल सकता है, बिकॉज यू गेट टू नो द पर्सन, एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत मैच कर जाती है। अरेंज में वो भी नहीं पता चलता है, यहाँ पे बहुत बड़ा मैच होता है फिर इवेंचुअली रिलेशनशिप्स में। बिकॉज अगर आपकी वैल्यू सिस्टम एंड दूसरे इंसान की वैल्यू सिस्टम मैच कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस थोड़े बहुत डिफाइन हो सकते हैं, बट एक पॉइंट के बाद वो चीज़ें मैटर नहीं करती है। तो उसको अंडरस्टैंड करना कि एक्सपेक्टेशंस मैच होना या मिसमैच होना डिपेंड्स ऑन लक, ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ क्लियरली यू कम्युनिकेटिंग अबाउट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट फ्रॉम द रिलेशनशिप। रही बात कितना सही है कितना गलत एक्सपेक्टेशन, उससे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जब तक इंसान कोई भी चीज़ करता है रिलेशनशिप में स्पेशली, तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत नेचुरल है। मतलब दिस इज़ व्हाट वी डू, राइट? आई मीन दिस इज़ हाउ थिंग्स ऑपरेट। एंड जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की, तो उसके साथ साथ हैप्पीनेस भी आता है, उसके साथ साथ पेन भी आता है। एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाए तो हैप्पीनेस हो जाता है, नहीं होता है फुलफिल तो पेन हो जाता है। बट वही एक्सपेक्टेशंस आपके जॉय का भी पार्ट है। तो वो समझ पाना, आई थिंक बेटर कम्युनिकेशन एंड honest assertive communication is very very important rather than being aggressive about it, rather than being dominant about it. लोग प्रॉब्लम का है ना एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इशू कम्युनिकेशन में कर देते हैं कि मुझे कुछ करना है बट मेरे पार्टनर वो समझ नहीं रहे। सो रादर देन एक्चुअली मेकिंग हर अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, आई ट्राई टू डोमिनेट ओवर दैट कि नहीं मैं ये कर तो रहा हूँ, मैं इतना कुछ तो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुमको ये भी समझ नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। जो कि बात मैंने कौन सा गलत करा है यहाँ पे? कुछ नहीं गलत करा है। And they can also understand that part, but rather than also taking our time to work on that front, हम भी उसमें पैसिव अग्रेसिव या अग्रेसिव हो जाते हैं। वहाँ कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, एक्सपेक्टेशंस देन और हावी हो जाती हैं, देन रिजेंटमेंट एंड देन स्पेस एंड बहुत सारी चीज़ें आनी चालू हो जाती है। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस कैन बी बेटर मैनेज्ड, बट जो वैल्यू सिस्टम है उस पर अंडरस्टैंड करना एंड वर्क ऑन करना बहुत ज़रूरी है कि हम मैच कर सके। रिसेंटली आई मेट फ्यू जेन ज़ी पीपल, तो उनसे बात हुई, उनसे मैंने ऐसी कुछ डिस्कशन चल रही थी अबाउट रिलेशनशिप। देन दे टोल्ड मी कि हम लोग ना अभी क्या करते हैं कि सामने वाले को पहले बता देते हैं कि भाई देख मैं ऐसा हूँ, ये चीज़ें हैं, ये मतलब क्लैरिटी के साथ मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, इतना कुछ। और कहते हैं एक बार हमने वो क्लैरिटी दे दी तो सामने वाला पर्सन समझ जाता है। और जो हमने एक्सपेक्टेशन की बात करी, एक्सपेक्टेशन तो होती है, बट साथ में अगर क्लैरिटी आ जाए तो वो और स्मूथली चल जाता है। 100% बिल्कुल। बिकॉज अगर आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। प्रॉब्लम वह है ना कि आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग और मुझे आपका वो चीज़ करना मेरा इग्नोरेंस के साथ आ रहा है। बिकॉज नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप जो मेहनत कर रहे हो, जो सारी चीज़ें कर रहे हो, वो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर कर रहे हो, मुझे रिजेक्ट करके कर रहे हो, मुझे इग्नोर करके कर रहे हो, या फिर यू डोंट लाइक मी एनी मोर, यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम, दैट इज व्हाई यू डूइंग इट, रादर देन पुटिंग अप द राइट एक्सपेक्टेशन कि दिस इज हु आई एम एज अ पर्सन, यू आर इंपॉर्टेंट टू मी एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मी। तो वो एक्सपेक्टेशन है दूसरा पर्सन रिजेक्टेड नहीं फील करेगा। बट अगर एक्सपेक्टेशन क्लियर सेट ना हो तो क्या होता है, दूसरे इंसान को आपकी चीज़ों के साथ साथ रिजेक्टेड फील होना चालू होता है, और यहाँ पे रिटेलिएशन होता है। द मोमेंट आई स्टार्ट टू फील रिजेक्टेड कि आप तो मुझे मतलब बस साइड में रख दिया है, यू टेक मी फॉर ग्रांटेड एवरीथिंग, ऑल्दो आई डू नॉट, मेरे लिए प्रायोरिटी बहुत मैटर करे, डिफरेंट है यहाँ पर। तो द मोमेंट आई स्टार्ट टू फील टेकन फॉर ग्रांटेड, आई विल स्टार्ट शाउटिंग क्यों ऐसा कर रहे हो, और सब कुछ में मुझे प्रॉब्लम दिखने चालू हो जाएंगे।
सो वो वाली बात है कि दूसरे इंसान को आप अगर बेटर कम्युनिकेट करके बेटर क्लैरिटी के साथ चीज़ों को एक्सप्रेस करोगे तो वो चीज़ें नहीं आएंगी। बट कई बार क्या होता है कि बेटर कम्युनिकेट करके भी दूसरा पर्सन उन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहता। उसको ये लगता है कि नहीं यार, ये तो हमेशा ही मेरे को इग्नोर करते हैं, अपने ही चीज़ों पे लगे रहते हैं। इस चीज़ का हमारे ब्रेन इस चीज़ को कैसे फंक्शन करता है, या उनको ये चीज़ हम कैसे समझाएं कि भाई सी दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर हमें करियर बिल्ड करना है। सबके लिए इनिशियल स्टेज पे करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट साथ में पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा तकरार जो आती है ना, इसी स्टेज में भी आती है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को कैसे इमोशनली देखा जाए? राइट। सी इसमें वही वैल्यू सिस्टम वाली बात आ गई पहले कि हम वैल्यू सिस्टम में कहाँ अलाइन करें एक दूसरे के लिए। और दूसरी बात जो बात है ना कि अगर आपके पास 100% एनर्जी है, लेट्स अज्यूम 100% एनर्जी को आप अलग अलग जगह डिसिपेट कर सकते हो। या तो आप 33% अपने रिलेशनशिप पे दोगे, 33% वर्क पे दोगे, 33% अपने आप पे दोगे। डिवाइडेड है, ठीक है। अगेन दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर एनी अदर पर्सन। 33% ही है, कितना ही आप इनफ तो नहीं होगा कभी जिंदगी में भी होगा इनफ, बट फिर भी है डिफाइंड। बट अगर आप मान लो बोलते नहीं मुझे इतना कम से काम नहीं चलेगा, वो स्पेशली वर्क में 33% में मेरा स्लो ग्रोथ होगा, मुझे स्लो ग्रोथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, तो आप 60% वर्क को देना चालू करते हो, बचा 40%। और अपने आप को भी अपनी ग्रो कर दिया आपने, 10-15% खुद को दिया, बाकी 30% उधर दे रहे हैं, 20% उधर दे रहे हैं। अगेन वो तो 33% से और कम हो रहा है, तो वहाँ पे इंसान को इग्नोर्ड फील होना चालू होता है। तो ये लाइफ का एक फंडा है कि जहाँ आपके पास 100% है और आपके पास 1000 वेरिएबल्स एडअप हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी तो डिवाइड होने वाला है। अब यहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज एंड वैल्यूज डिफाइन करेगी आप एनर्जी को कहाँ डिफाइन करना चाहते हो। जैसे इन कंप्लीट इंजीनियरिंग टर्म्स, सिंस यू एन इंजीनियर एज वेल आई टेल यू, कि अगर एक इक्वेशन है और उसका एक वेरिएबल है तो बहुत ईजिली सॉल्वेबल इक्वेशन हो जाता है वो। x इज इक्वल टू 5, पता है x इक्वल टू 5, सिंपल। x इज इक्वल टू 5 + 6, x इक्वल टू 11 हो गया, सिंपल इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन, सिंपल वेरिएबल, सॉल्व्ड। नाउ x + y इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन, दो वेरिएबल, नहीं सॉल्व होगा। वी नीड अनदर इक्वेशन फॉर दैट, x + y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 7। आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे ये तो नहीं सॉल्व होगा इक्वेशन, बट फिर भी ये सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ गई कि जैसे जैसे लाइफ में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बढ़ते जाते हैं। जब तक हम कॉलेज में होते हैं, लाइफ में क्या फोकस है? जॉब, वेरिएबल एक है सिर्फ, जो हमारे हाथ में नहीं, जॉब। देन वी गेट मैरिड, अब एक और वेरिएबल ऐड हो गया, पार्टनर, पेरेंट्स ऑल्सो गेटिंग ओल्ड, अनदर वेरिएबल, बच्चे, उनकी ग्रोथ, उनकी पढ़ाई, उनका टाइम, एक और वेरिएबल। आप तो सिंगल हो, आपकी इक्वेशन देखिए कम है, आपकी हैंडलिंग कैपेसिटी तो उतनी है ना। तो जैसे जैसे वेरिएबल्स ऐड होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके कॉम्प्लेक्सिटी इक्वेशंस की बढ़ती जा रही है। तो यू नीड मोर टाइम टू डिवोट टू दोज एक्सप्रेशंस एज वेल। राइट। तो यहाँ पे बात है ना कि अगेन प्रायोरिटी मैटर करता है कि मैं कौन सी इक्वेशन को कितना प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ। अब अगर आप मान लो 80% काम पे देना चाहते हो, तो नेचुरली बाकी चीज़ें पीछे जाएंगी। अगर वो पार्टनर एक्सेप्ट करने को रेडी है तो चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, अगर नहीं तो प्रॉब्लम आती है ना। व्हाट टू डू, मान लो कि आप 80% दे रहे हो बट योर पार्टनर इज नॉट हैप्पी विद दैट, व्हाट टू डू अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? देन फाइंड अ मिड वे। आप बोल रहे हैं मैं 80% देना चाहता हूँ, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं 20% देना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आती है कि आपके 80% देने से काम पे शी इज़ नॉट हैप्पी विथ इट, तो नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने का रिजेंटमेंट बढ़ रहा है, रिजेंटमेंट के कारण मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, और वो मेंटल स्ट्रेस के कारण हम काम पे भी 80% 60% बन जा रहा है। यस, एग्री। राइट। तो अगेन मैं 80% तो दे ही नहीं पा रहे एक्चुअली हम। तो बेटर लॉजिकल स्टांस क्या होगा कि मैं 80 को 70 करता हूँ, 30 उधर देता हूँ, 30% से लेस मेंटल स्ट्रेस, तो एनीवे आई एम विनिंग 60 to 70 बिकॉज आई एम नॉट ऑपरेटिंग एग्जैक्टली एट 70%। तो ये यहाँ पे गलती बहुत लोग करते हैं ना कि काफ़ी बारी चीज़ डिफाइन करने में कि मेरी प्रायोरिटी काम है, मेरा एज है काम करने का, मेरा फोकस है सब कुछ काम करना, दैट इज़ 100% ट्रू। लेकिन उस चक्कर में अगर आपके पार्टनर से आपकी बन नहीं रही है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, तो आपका इम्पैक्ट स्ट्रेस का इसके ऊपर पड़ेगा और आप इवेंचुअली उस कारण से काम पे ही फोकस नहीं कर पाओगे। तो बेटर लॉजिकल अप्रोच यही होगा कि जो चीज़ें एग्जैक्टली वो मांग रहे हम नहीं दे सकते। लेट्स से दिस शी वांट्स 60, आई कैन नॉट गिव हर 60, आई कैन गिव हर 40। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स कम टू दैट मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट, बिकॉज उनको भी दिखेगा कि एफर्ट किया जा रहा है मेरे लिए, आपको भी दिख रहा है कि शी इज अंडरस्टैंडिंग मी। बिकॉज यही बात है ना, एक्चुअल रिलेशनशिप है क्या, मैरिज है क्या, कि दोनों पर्सन को लगना चाहिए ना कि आई एम इंपॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। द मोमेंट वन पर्सन फील्स कि भाई मैं तो बस साइड में हूँ, यू हैव टू कन्वे एंड मेक देम अंडरस्टैंड, तभी वो बात बनेगी। अदरवाइज ना आप यहाँ के रहोगे ना उधर के रहोगे। एग्जैक्टली, स्पेशल फील करा पाना और कम्युनिकेट कर पाना, दैट्स आल्सो लॉट ऑफ इश्यूज। मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट लिखा था कि जितने भी सक्सेसफुल लोग लाइफ में है, बी इट
एलन मस्क, आप जेफ बेजोस ले लो, और भी बहुत सारे लोग उसमें बता रहे थे, उसमें लिखे थे लाइफ में ना 4 पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अल्ट्रा सक्सेसफुल होना है, किसी ना किसी एक चीज़ को आपको सेक्रीफाइस कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपका पर्सनल लाइफ और आपका करियर, ये 4 है। अगर आपको करियर बिल्ड करना है तो हर टाइम कोई ना कोई एक चीज़ आपको छोड़नी ही पड़ेगी, और अगर आप करियर पे ही फोकस हो तो ये तीनों जाएंगी। तो उन्होंने बोला एलन मस्क को ले लो आप, उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म। जेफ बेजोस ले लो, जब एक टाइम पे वो घुस गए तो काम में ही घुस गए, उनके फ्रेंड्स भी गए, सब कुछ गया। तो ये जो स्टडी थी, इसको देख के मेरे को ऐसा लगा कि मैम बात तो सही है, बट बैलेंस कैसे करें। हाँ एग्जैक्टली। बट वही प्रॉब्लम वही है ना कि हम इंसान जो सोचते हैं ना कि हम ये भी 100% पे करें और वो भी 100% पे ऑपरेट करें, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप, वही बात है ना कि आपका फोकस यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे करना, और सक्सेसफुल का प्रॉब्लम ये है ना, सक्सेसफुल का डेफिनेशन इज ऑलवेज टाइड टू करियर and always tied to money. Although it can have various definitions based on your value system in life. हर इंसान को वो में भी मजा ना है वो चीज़ पैसे कमा कर भी, कि मुझे पैसे कमा उतना मजा नहीं है जितना घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके आ रहा है। तो वो अपनी वैल्यू सिस्टम को डिफाइन कर पाना पहले, तो कि what exactly is success for me, and then define your success and then build your life around it, and then also talk to your family members कि कितना वो फिट इन कर पा रहे हैं उस प्रोसेस में। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर हम 100% देते हैं काम पर तो कुछ ना कुछ तो मिस होगा, 100% मिस होगा, एंड देन दैट विल सफ़र अ लॉट। यस। अच्छा, हम इस चीज़ को कैसे पता करें कि मैं अगर किसी रिलेशन में हूँ तो वो प्यार है या अटैचमेंट है? क्योंकि कई बार क्या होता है, कई जगह अटैचमेंट होती है, हमें लगता है प्यार है, कई जगह प्यार होता है, हमें लगता है यार है क्या, कन्फ्यूजन होती है। तो वो कैसे पता चल सकता है? देखो, अटैचमेंट और प्यार को जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, प्यार इज अ प्योरली बायोलॉजिकल थिंग। प्यार किसी से भी हो सकता है, इनफैक्ट अटैचमेंट भी किसी से हो सकता है। मतलब बहुत हम इन दोनों बातों को ना बहुत फोकस्ड तरीके से देखते हैं कि प्यार हो गया, आई एम इन लव फाइनली, और अटैचमेंट, आई एम वेरी अटैच्ड टू दिस पर्सन। दीज टू थिंग्स आर वेरी ह्यूमनली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बट दे डू नॉट डिफाइन द क्वालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप। ये हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। आप अटैच हो अपने मोबाइल फोन से तो क्या हो गया, राइट? आप प्यार करते हो समोसे को, क्या हो गया? इट डजंट, उससे क्या डिफाइन हो, नथिंग एग्जैक्टली इज ड्रिवन बाय दैट। इंपॉर्टेंट उससे बड़ी चीज़ें हैं, कंपैटिबिलिटी, आप लोग कितना डिफाइन हो, कितने तरीके से वर्क कर रहे हो, क्या वैल्यू सिस्टम शेयर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बैक टू योर मेन क्वेश्चन कि लव अटैचमेंट वाली चीज़ को लेकर, कि आप अगर किसी भी इंसान से स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे बात करो तो लव कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन लव? वी डिफाइन लव बाय दिस बटरफ्लाई इन द स्टमक फीलिंग, दैट एक्साइटमेंट, दैट एक्सपेक्टेशन, एंड देन स्पार्क, पुश, वो सारी चीज़ों को लव डिफाइन करते हैं। स्पेंडिंग टाइम विद देम, स्पेंड टाइम, एग्जैक्टली। तो लव क्या कर रहा है? लव आपको क्या करवा रहा है? लव उस इंसान को आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा है और उनकी लाइफ में आपको इंपॉर्टेंट बना रहा है। तो लव इज दैट क्रेविंग, राइट? जो कि इट्स ऑल बायोलॉजी हो रहा है ना, आपके दिमाग में डोपामिन ज़्यादा हो रहा है, सेरोटोनिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, आप एड्रेनलिन ज़्यादा रश हो रहा है, दैट इज बायोलॉजी। तो वो हम लव डिफाइन कर दिया। बट वो क्यों आ रहा है? वाई डू यू एग्जैक्टली फील इन लव? बिकॉज जहाँ पे आप किसी पर्सन से अटैच होते हो या किसी पर्सन से अट्रैक्ट होते हो, द अदर पर्सन ऑल्सो शोज द सेम काइंड ऑफ थिंग टू यू, किसी भी फॉर्म में आपको स्पेशल फील होना चालू होता है, एंड देन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बेटर होनी चालू होती है ना, उस इंसान को बार बार सोचना चालू कर देते हो, वहाँ से लव हो गया। लेकिन जहाँ लव की बात है, तो लव को अगर और ब्रेक डाउन करेंगे ना अदर फैक्टर्स में, तो लव कैन बी ब्रोकन डाउन टू 3 पार्ट्स: लस्ट, अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट। स्टार्ट्स विथ लस्ट, देन गोज अट्रैक्शन एंड देन कम्स अटैचमेंट। तो अटैचमेंट इज द लास्ट स्टेप ऑफ लव, जो एक्चुअली मेजॉरिटी लोग पहुंच ही नहीं पाते। लोग लस्ट वाली फीलिंग तो स्टार्ट हो रही है बिकॉज ऑब्वियसली 2 जेंडर, स्पेशली हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप, 2 people coming from different genders, they obviously have a lusty feeling. अब I'm not saying कि suddenly वो उसी बारे में सोच रहे हैं. What I mean to say is कि एक man और एक woman के attraction का source lust है. Because एक difference है ना, एक gap दिख रहा है उनको, जिस कारण से उनके अंदर में वो चीज़ आ रही है. And then eventually we start to get attracted to each other. That is when attraction comes into the picture. एंड ये जो प्रोसेस होता है ना, ये स्टार्टिंग के मंथ्स में बिल्डअप होना चालू होता है। तो ये लव का जो पार्ट है ना कि लस्ट, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, तो लव तो लस्ट स्टार्टिंग वाले पार्ट पे हुआ, अट्रैक्शन धीरे धीरे आप जिस सिंस बिकॉज यू क्रेविंग दैट पर्सन, अट्रैक्शन बिल्डअप होना चालू हो जाता है, एंड देन लास्ट पार्ट अटैचमेंट। तो अटैचमेंट सबसे लेट आता है, जो बहुत सारे लोग पहुंच ही नहीं पाते। अब हम कैसे डिफाइन करें इस चीज़ को? लस्ट एंड अट्रैक्शन वाली फेज में सबसे ज़्यादा ये इमोशंस के फ्लक्चुएशंस आते हैं, बिकॉज योर ब्रेन इज रिलीजिंग अ लॉट ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स
एड्रेनलिन इज हाईएस्ट, कॉर्टिसोल इज हाईएस्ट, सेरोटोनिन हाईएस्ट, सब कुछ, ऑक्सीटोसिन इज हाईएस्ट, सब कुछ बहुत पीक पे चल रहा होता है. तो दैट इज वेयर द क्रेविंग इंक्रीजेस, दैट इज वेयर द अट्रैक्शन इंक्रीजेस. बट जैसे 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 टाइम बीतना चालू हो जाता है, एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी बिल्डअप होने चालू हो जाती है, दैट इज वेयर फाइनली अटैचमेंट होना चालू होता है. सो जो लस्ट एंड अट्रैक्शन की हम बात करें, वहाँ पे इमोशंस आप ऐसे समझो कि दिस इज लाइक अ वेव, इमोशंस, हार्मोन्स एंड एवरीथिंग. तो ये वेव ऐसे ऐसे जनरली क्या सेटल होना चाहिए, ऐसे ऐसे बिल्कुल आपको डाइल्यूट हो जाना चाहिए. ये होता है अटैचमेंट आइडियली. तो ये वेव जो ऐसे मूव कर रहा है वो ऐसे अटैचमेंट तक यहाँ स्टेबलाइज हो जाता है. प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इंसान प्यार में जाता है, लस्ट एंड इनिशियल फेजेस ऑफ लव में, यू फील दिस. नो, दिस फेज इज वेरी टर्बुलेंट. इफ दिस फेज इज वेरी टर्बुलेंट तो इंसान खुश भी फील कर रहा है ज़्यादा, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा फील कर रहा है. अब प्रॉब्लम क्या करते हैं लोग कि इसी फेज में जज करना चालू कर देते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. दोनों चीज़ें गलत है. बहुत ज़्यादा मज़ा आना है या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होना, आप टू अर्ली जज कर रहे हो चीज़ों को. लेट इट स्टेबलाइज फॉर अ बिट एंड देन सी कि वो फेज आउट हो रहा है नहीं हो रहा, कि आपको सिक्योरिटी मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है. मेनी चांसेस में नहीं मिल रही है सिक्योरिटी, आपको समझ में आ गया कि नहीं, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, वैल्यूज़ गैप बहुत ज़्यादा है, नहीं होने वाला अटैचमेंट, नहीं होने वाली सिक्योरिटी, तो आप निकल लो. अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि नहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बिकॉज यहाँ पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि जब ये पीक पे आप जा रहे हो तो इतना किक मिल रहा है आपको, इतना एक्साइटमेंट आ रहा है कि आपको लग रहा है कि ये भगवान है, तो आपने उसको आइडलाइज कर लिया, मतलब ये सब हाँ ये सब कुछ है. तो जब वो आपने उसको भगवान बना लिया ना, तो आपको नेचुरली उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ कुछ दिखने वाली नहीं है. बाद में जब यहाँ तक पहुँचोगे तब दिखेगा, तो नेचुरली पैनिक करेगा. तो ये लस्ट और अट्रैक्शन में ऑल द इमोशंस, ऑल द हार्मोन्स एट द पीक. और ये जो हमारा अटैचमेंट वाला फेज है स्टेबिलिटी के साथ आता है, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हाई हो जाता है, लेकिन सेरोटोनिन या अपना स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये सब डिक्रीज होना चालू कर जाता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग रीज़न. आप एक बुक में पढ़ रहा था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक, उसमें लिखा हुआ था कि जो जितने भी टॉक्सिक कपल्स होते हैं ना, टॉक्सिक कपल से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, उसमें फिजिकल इंटीमेसी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होती है. वाई? बिकॉज दिस अ क्रेविंग, राइट? कि आप आज लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई हुई, आप लड़ रहे हो, हेट करो एक दूसरे को, एंड सडनली 4 दिन बाद यू कम बैक. ना आप सोचो कि 4 दिन पहले आप क्या फील कर रहे थे, कंप्लीटली रिजेक्टेड, कंप्लीटली यूजलेस. 4 दिन तक वो फील रही, सडनली 4 दिन बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, एंड देन नाउ यू फील वेरी वांटेड, नाउ यू फील वेरी स्पेशल, बिकॉज आफ्टर दिस लो यू आर गेटिंग टू फील दिस हाई. आई वाज एक्साइटमेंट में एड्रेनलिन हाईएस्ट एट द पीक. सो जो एड्रेनलिन हाई होगा तो एक्साइटमेंट ऑफ इंटीमेसी एट द पीक. और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ये बार बार चलता रहता है फेस, तो और एक्साइटिंग और मजा आता रहता है. तो इसीलिए लोग जनरली टॉक्सिक रिलेशन में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं. एग्जैक्टली, बिकॉज मजा आ रहा होता है. और काफी लोग बोलते हैं कि यार द गाय वाज वेरी टॉक्सिक बट द सेक्स वाज ग्रेट. सेम रीजन कि आपको आप जज ही गलत पैरामीटर पे कर रहे हो. और इवन द एक्साइटिंग पार्ट्स, फॉरगेट अबाउट इंटीमेसी, द अदर पार्ट्स एज वेल, जहाँ पे आप बात कर रहे हो, सोच रहे हो इस इंसान के बारे में. हेल्थियर रिलेशनशिप्स आर मोर स्टेबल एंड मोर बोरिंग बिकॉज आप सिक्योर फील कर रहे हो ना. एड्रेनलिन रश कहाँ से आता है? इनसिक्योरिटी से आता है, लैक ऑफ सेफ्टी से आता है. जहाँ सेफ्टी आ गई वहाँ एड्रेनलिन की जरूरत क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमें तो कोई डेंजर नहीं फील हो रहा है, तो वाई डू वी नीड एड्रेनलिन दिस पॉइंट ऑफ टाइम? अब बाहर दिख रहा हो हमें कि बाहर कुछ बजने वाला है तो एड्रेनलिन किक होगा, राइट? तो दिस इज वेयर द एक्साइटमेंट कम्स इन फ्रॉम. जब एक्साइटमेंट आएगी तो इंसान रेस करेगा उस चीज़ के ऊपर, एडिक्टेड होना चालू हो जाएगा. तो जहाँ एडिक्शन आ गया वहाँ पे हम जज नहीं कर सकते रिलेशनशिप को. तो यही लोग इस वाले फेज में जज बहुत जल्दी कर लेते, यहाँ तक पहुँचने नहीं देते. तो लेट इट स्टेबलाइज इनिशियली टू डिसाइड कितनी वैल्यूज मैच कर रही नहीं कर रही है. एंड उससे भी बेटर वे क्या होगा, वो जाने ऊपर नीचे से पहले ही थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, इंसान को जान लो, बेटर क्वेश्चन आस्क ईच अदर कि वैल्यू सिस्टम कहाँ ऑब्जर्व कर रहे, कितना नहीं कर रहे. बिकॉज वो that will help you to at least understand 40-50% of the part. बाकी तो धीरे धीरे पता चलने वाला है, राइट? बट डू नॉट मेक अ वेरी हेस्टी डिसीजन जस्ट ऑन दिस ग्राफ. अब इस जो स्टेबल वाली स्टेज है, जनरली क्या कोई ऐसी स्टडी भी है जर्नल आपने, अगर एज पर योर एक्सपीरियंस, क्या कोई टाइम फ्रेम भी है कि इतना टाइम किसी को भी रिलेशनशिप को देना चाहिए, तब जाके आप उस स्टेज तक पहुंचोगे? जनरली अटैचमेंट 6 से 8 महीने में पहुंच जाते हैं रिलेशनशिप्स, डिपेंडिंग अपॉन कि सब कुछ जनरली चल रहा है. काफ़ी बार इतना अप्स एंड डाउन्स होता है कि वहाँ नहीं, बहुत लेट भी होता है, बहुत अर्ली भी हो जाता है, बट जनरली 6 to 8 मंथ्स में स्टेबिलिटी आ जाती है. बिकॉज देन यू स्टार्ट टू फील सिक्योर विद द पर्सन एंड यू स्टार्ट टू गेट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ वॉट एवर दैट इज. कि अच्छा आप कॉल एक दिन में एक बार ही करते हो, आदत पड़ गई. ऑल्दो मुझे पसंद नहीं था वो चीज़, बट आदत पड़ गई, तो ना वो भी सिक्योरिटी बन गया ना दिमाग में. अब तो पता है मुझे व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू. बट हाँ, ऐसा हो कि आप एक दिन में कर रहे हो, लेकिन कल फिर
एक दिन में 4 बार करोगे, फिर परसों 4 दिन बाद करोगे। तो अब ये अगेन दिस इज नॉट सिक्योरिटी। देन सिक्योरिटी मतलब यू नीड टू बी वेरी फेमिलियर विथ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो वो जो फेमिलियरिटी आ जाती है उसके अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं, एक दिन में 4 बार या 4 दिन में 1 बार। अगर वो कंसिस्टेंट रहे तो फेमिलियरिटी, वहाँ से सिक्योरिटी है। अगर ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहे तो इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, एंड देन वहाँ अटैचमेंट नहीं आ पाता। अटैचमेंट में एंजाइटी और लव में पीस, ये क्यों होता है? आई थिंक लव में पीस नहीं होता है, अटैचमेंट में पीस होता है। ओके, उल्टा, आई थिंक उल्टा होगा यहाँ पे, क्योंकि लव, बिकॉज अगेन डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन वी बोथ आर यूजिंग, बिकॉज जनरली लव को हम स्पिरिचुअल तरीके से देखेंगे तो लव में पीस कह सकते हैं, बट अगेन फ्रॉम माई साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे कि लव इनिशियल फेज को मैं कह रहा हूँ, जो एक्साइटिंग फेज को बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे पीस नहीं है, वहाँ पे एंग्जाइटी है, बिकॉज एंटिसिपेशन है ना, यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर दैट कॉल। अब मैंने मैसेज कर दिया है, क्या रिस्पॉन्स आएगा, कब आएगा, अब देख रहा हूँ मैं फोन, आया नहीं आया, तो यहाँ पीस तो नहीं है, दिस इज एंग्जाइटी। आप कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेट कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हो इस इंसान का मैसेज का, यूर एंग्जाइटी, यू हैव एंग्जाइटी राइट नाउ। या फिर एंटिसिपेशन बिल्डअप होना, एक्साइटमेंट हाई होना, रिवॉर्ड भी बहुत हाई होना, तो यहाँ पे एंग्जाइटी ज़्यादा है। जब अटैचमेंट वाला फेज आ गया, वहाँ स्टेबिलिटी आ गई, वहाँ सेफ्टी आ गई, तो वहाँ पीस है। तो अटैचमेंट में ज़्यादा पीस है, बट अगेन वहाँ पर हमें देखते रहना बाकी चीज़ें हमारे वैल्यू सिस्टम मैच हो रहे नहीं हो रहे। और कई बार क्या होता है, जो अट्रैक्शन होती है उसकी जो एडिक्शन होती है उसको भी लोग प्यार समझ के बैठ जाते हैं कि दिस इज ऑल्सो लव। इज दैट ट्रू? मानने में देखो, अगर मानने तो कुछ मान सकते हैं, मानने तो कुछ भी मान सकते हैं हम लोग पीपल, आप मानोगे नहीं, लोग जो काफी बार मूवी स्टार, सेलिब्रिटीज से भी प्यार करके बैठ जाते हैं। मतलब वन साइडेड लव, चाहे सेलिब्रिटीज छोड़ दो, वन साइडेड लव कि आई एम इन वन साइडेड रिलेशनशिप विद समवन, आई लव दिस पर्सन वन साइडेड, एंड दे आर ऑल्सो वेरी इन्वेस्टेड इन दैट रिलेशनशिप और लव। मतलब जो आप कर रहे हो अपने रिलेशनशिप, वो इंसान वो अपने दिमाग में कर रहा है, तो वो भी उतना कहानी वही बिल्डअप कर रहा है ना। कहानी तो कुछ हो नहीं रही एक्चुअली, उस साइड से क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, सारी कहानी आपके दिमाग में चल रही है, तो एंटिसिपेशन फिर भी उतना ही बिल्डअप हो रहा है। तो सब काम खेल दिमाग का है। आपका मेंटल स्टेट कहाँ था while you are actually processing those particular things will define how you carry out your love life. अगर मान लो मेरा सेल्फ वर्थ कम, और ये चीज़ एक्चुअली रिसर्च डिनोट करता है, सेल्फ वर्थ लो होने पे वन साइडेड लव करने की टेंडेंसीज बढ़ जाती है। बिकॉज देन मुझे तो समझ में आ गया ना कि मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है, मेरे जो वांट्स है, मेरे जो डिजायर्स है, वो दूसरे इंसान फुलफिल नहीं कर पाएगा, बिकॉज मैं तो हूँ डिजर्विंग। तो मैं अपने कहानी में, अपने दिमाग में कहानियाँ बिल्डअप करना चालू करता हूँ। तो वन साइडेड में हर्ट होने के चांसेस है नहीं, एटलीस्ट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। तो मैं दे रहा हूँ, मुझे, हाँ मैं तो सिर्फ दे रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ प्यार करना जानता हूँ, लेने से फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं बोल रहा हूँ खुद को ये बात, फर्क तो पड़ता है मुझे, लेकिन मैंने अपनी कहानी बना ली दिमाग में कि आई डोंट केयर अबाउट इट। सो अगेन दैट इज कमिंग फ्रॉम लो सेल्फ वर्थ। तो आई थिंक अगर आप अपने बेस को समझो कि बिफोर स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप वेयर आर यू स्टैंडिंग मेंटली, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन एज वेल कि जब हम जो टीनेज लव की बात करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा एडिक्टिव और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वाले पार्ट में चला जाता है, बिकॉज वहाँ पे हम एस्केप के थ्रू रिलेशनशिप को ढूंढ रहे होते हैं। नया नया हॉर्मोन्स, नए नए एक्साइटमेंट, टीनेज है तो घर के साथ रिटेलिएशन, अपनी ऑटोनॉमी, अपनी इंडिपेंडेंस को बिल्डअप करना। तो आपको बस एस्केप चाहिए वहाँ, तो आपको पता ही नहीं क्या आता प्यार, क्या नहीं होता प्यार। आपको तो एस्केप, भागना है, अपने घर से भागना है, आपको कुछ डिफाइन करना है, आपको ईगो बिल्डअप करना है, आपको प्राइड बिल्ड करना है, आपको कूल बनना है। यू नॉट डूइंग इट फॉर द लव, यू नॉट डूइंग फॉर रिलेशनशिप, यू आर डूइंग इट फॉर रनिंग अवे फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स। तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और नेचुरली एडिक्शन भी बढ़ जाता है फिर। ओके, अभी हमने शुरुआत की बात की, ठीक है, लव का इनिशियल फेज, देन अटैचमेंट, देन आगे रिलेशनशिप में जब हम बढ़ते हैं, कुछ स्मूथली चलते हैं, कई बार आर्ग्यूमेंट आ जाती है, ईगो की शुरुआत हो जाती है। हम बिजनेस में, करियर में तो समझते हैं कि डिसएग्रीमेंट है, बट ये रिलेशनशिप में रिजेक्शन लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम बहुत इन्वेस्टेड है ना उस प्रोसेस में, और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हमें क्लैरिटी है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरे इंसान के साथ, राइट। कि अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ कि मुझे काम करना है या काम करवाना है आपसे, आप कहते हो नहीं मेरे पास नहीं है, रन द बैंडविड्थ राइट ना, मुझे पता है कि दिस इज एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। हो सकता है, दिस इज ऑलवेज अ चांस फॉर दैट। मैं बुरा मान सकता हूँ, बट मैं उतना बुरा नहीं मानूंगा कि ठीक है यार, ऑब्वियसली बात है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। रोमांटिक रिलेशनशिप में ये चीज़ मैटर करेगी बिकॉज आई एम इन्वेस्टेड इन यू समहाउ, तो वो चीज़ हिट करती है ज़्यादा। और रिजेक्शन कहाँ पर आती है ना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन से रिजेक्शन और ज़्यादा लगता है कि मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ या अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ दैट इज़ इंजॉयबल फॉर मी,
और ये तो अभी चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, राइट? तो काफ़ी लोगों का कंप्लेंट होता है चीज़ की, दिस गाइज ऑलवेज वॉचिंग मैच, मतलब घर पे ध्यान ही नहीं देना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर आ गया कि आप का मैच देखना, वाई इज दिस बॉदरिंग हर? ये तो 3-4 घंटे का मैच है, एक दिन हो रहा है, एक हफ्ते में, क्या बड़ी बात हो गई, इसमें छोड़ सकते हो। तो फ्रॉम द सर्फेस ऑफ इट क्या लग रहा है कि द गर्ल इज वेरी ड्रामेटिक, बस अटेंशन चाहिए, ड्रामा चाहिए, 4 घंटे के लिए कौन सी बात हो गई इसमें पूछने वाली। बट इज इट ओनली थिंग दैट मैटर्स? नॉट रियली। ये बिल्डअप हुआ, पाइलअप हो रही है चीजें। तो ये चीज़ क्यों लग रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं द गर्ल और वुमेन इज फीलिंग कि आई एम नॉट फीलिंग वांटेड इन दिस रिलेशनशिप, मतलब मुझे उतना इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप में, मैं साइड लाइन हूँ, साइड कैरेक्टर बन चुकी हूँ। बट नाउ आई सी दिस पर्सन बीइंग अटैच्ड टू द आइडिया ऑफ क्रिकेट मैच, आई सी दिस पर्सन showing his emotions in a cricket match. I see this person totally attached and committed to watching 4 hours with a cricket match. मतलब ये तो कर सकता है सब कुछ जो मेरे साथ करना चाहिए, ये मेरे साथ भी 4 घंटे बिता सकता है, ये तो मेरे साथ भी इतना हंस सकता है, इतना रो सकता है, बट मेरे साथ तो कुछ नहीं कर रहा है, क्रिकेट मैच के साथ कर रहा है। जेलसी कि मतलब that means I'm not so important to him. उसको टाइम देने के लिए आपके पास टाइम है, मैच देखने के टाइम है, बट नॉट फॉर मी। हाँ, और ये टाइम वाली बात नहीं है, ये फीलिंग वाली बात है। आपके जो इमोशंस क्रिकेट मैच में निकल रहे हैं वो मेरे साथ तो निकली नहीं कभी जिंदगी में आज तक। आप कभी रोए मेरे साथ? आप कभी खुल के बात किए, खुल के हंसे हो मेरे साथ? और ये कंप्लेंट भी आता है काफ़ी बार कि एक रील भी देखा था मैंने कुछ दिन पहले कि आई वॉन्ट, एक गर्ल इज सेइंग टू अ बॉय दैट आई वॉन्ट यू टू बी लाइक हाउ यू विथ योर फ्रेंड्स, खुल के हंसी मजाक करो, एंड देन वट एवर द गाय सेड। तो पॉइंट वही आता है कि खुल के रहना, डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन वही बात है, फीलिंग वो मैटर क्यों कर रहा ज़्यादा? क्योंकि देन व्हाट अ गर्ल इज सेइंग इज की फीलिंग डिफरेंट हो गई ना वहाँ पर। हाउ यू आर बीइंग अराउंड अ क्रिकेट मैच और अ फ्रेंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, देन आई एम नॉट स्पेशल इन फ्रंट ऑफ यू, एंड अ वुमेन वांट्स दैट। एक वुमेन के लिए रिलेशनशिप सेंट्रिक होने का मतलब यही है ना कि शी वांट्स अ रिलेशनशिप टू बी अ सेंटर ऑफ अ लाइफ, और वो जब नहीं दिखता है इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बॉयज पर्सपेक्टिव, देन दे स्टार्ट टू गेट जेलस एंड दैट इज द रिएक्शन कम्स फ्रॉम। तो ये वाले गैप को फुलफिल करना जरूरी है फ्रॉम द मैन साइड एज वेल, कि आप अपनी चीज़ों को डिफाइन करो प्रॉपर तरीके से कि ओके दिस इज वेयर आई एम स्टैंडिंग, ये मैं तुम्हारे साथ इतना समय बिता रहा हूँ, अच्छे से बिता रहा हूँ, ये टाइम क्रिकेट का है, ये टाइम दोस्तों का है, ये टाइम घूमने का, ये टाइम काम का है। तो इस इंसान को भी बाकी चीज़ों में लेफ्ट आउट नहीं फील होगा। दिन को हाँ मैच देखो, अच्छे से एंजॉय करके आओ, अच्छा दोस्तों के साथ बाहर जाओ, अच्छा एंजॉय करके आना, अच्छा काम पे जा रहे हो, हाँ जाओ, अच्छे से और मेहनत करके आओ। तो वो सिक्योर फील कर रही है, सो द गर्ल इज फीलिंग सिक्योर। तो जब सिक्योरिटी आप किसी को प्रोवाइड कर सकते हो ना, तो ऑटोमेटिकली दे विल अलाउ यू टू ग्रो। अगर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो दे विल स्टार्ट टू फाइंड प्रॉब्लम्स इन एवरीथिंग। यहाँ इशू आती है, यहाँ रिलेशनशिप में मेन गैप आता है कि आपका मेन फोकस होना चाहिए रिलेशनशिप में टू गिव देम सिक्योरिटी दैट यू आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, देन एवरीथिंग कैन हैपन। बट वही चीज़ क्वेश्चन हो जाए, देन स्ट्रेसेस बढ़ने चालू हो जाते हैं। बट एक चीज़ और भी है, अगर हम रिलेशनशिप में है, एक दूसरे को कैसे इस चीज़ को समझाएं कि दोनों की अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी है। बिल्कुल, वहाँ पर जैसा भी आपने भी बताया कि ठीक है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मैच एंजॉय कर रहा हूँ, वो एक डिफरेंट मूवमेंट है। आप भी तो अपनी लाइफ में, अपने सर्कल में कहीं इंडिविजुअल आपकी लाइफ है, उसको एंजॉय करो, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्यों नहीं मेंटेन हो पाती? ये भी इसमें एक सोशल फैक्टर भी आता है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी आता है कि हाउ गाइज हैव बीन रेज्ड ग्रोइंग अप वर्सेस हाउ गर्ल्स हैव बीन रेज्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स, स्पेशली इन इंडिया। बाकी जगह ये चीज़ कम है, इंडिया में, बिकॉज इंडिया में 2 तरीकों से, मतलब लड़कों को हमेशा इस तरीके से ग्रो किया गया है। आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ ही वही है। हाँ, और हमारे लिए क्या था कि एंजॉय करो, घूमो दोस्तों के साथ, फिरो, ट्रैवल करो, पढ़ो लिखो, काम करो। तो हमारा काम, दिमाग उस तरीके से वर्क कर रहा है, उनका अलग तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक तो ये आ गया ना। अच्छा हाँ, इससे एक पॉइंट ये भी निकल के आया कि उनकी सेकंड लाइफ है ही नहीं। हाँ, वही दैट्स द पॉइंट ना, कि उन्होंने उनकी बचपन से फोकस क्या बना दिया गया, शादी के बाद ये करना, शादी के बाद वो करना। और ये मेजॉरिटी केसेस में होता है, शादी के बाद ये करना, शादी के बाद वो करना, शादी के बाद ये करना। तो नाउ शी इज वेटिंग कि शादी के बाद क्या होगा जिंदगी में। ऑल्दो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होगा, बट विद बेटर कम्युनिकेशन कि नहीं, आई एम नॉट रिजेक्टिंग यू, आई एम ऑल्सो इन्वॉल्विंग यू इन लॉट ऑफ स्टफ, बट आई एम ऑल्सो हैविंग अदर लॉट ऑफ स्टफ एज वेल। तो वो सिक्योरिटी अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फिर इनसिक्योरिटी और जो टॉक्सिसिटी के पैटर्न्स होते हैं वो कहाँ से शुरू हो जाते हैं? जब रिजेंटमेंट होना चालू हो जाए। अगर आज आप कुछ कर रहे हो जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैंने छोड़ दिया, चलो यार छोड़ो, क्या मैं हर बात पे चिक चिक करूँ, नया चीज़ है, मतलब आई डोंट नो यू, राइट। लेकिन वही चीज़ बार बार रिपीट होती है। तो इनिशियली मैं चुपचाप बैठ के सुन रहा हूँ, लेकिन बाद में एक पार्ट पे मैंने बोला कि यार दिस इज़ नॉट राइट, बट 10-15 बार मैंने जब इसको पाइल अप करने दिया ना, तो मेरा भी बिल्डअप इतना बढ़ चुका है कि
मैंने भी उसको प्रॉपरली नहीं बोला, मैं भी चिल्ला कर बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको, राइट? तो एक इनिशियल फेज में आई फेल्ट अ डिफरेंस जो मुझे नहीं लगा सही, और मैंने उसको स्टार्ट में बिल्डअप होने दिया, इग्नोर करते रहा. नाउ एवेंचुअली ओवर टाइम वो चीज़ जब मैं बोलता हूँ वो चीज़, तो वो दैट इज कमिंग आउट वेरी स्ट्रांगली. व्हेन इट कम्स आउट वेरी स्ट्रांगली यू फील हर्ट, यू फील डिसरिस्पेक्टेड, देन यू ऑल्सो बिकम स्ट्रांग. अब मैंने क्या सुना कि यार मैं इतने समय से इग्नोर कर रहा हूँ आपको ये बात, आज मैंने बोल किया था आपको तो प्रॉब्लम ही हो गया, बट आप क्या सुन रहे हो कि बिकॉज आपको तो पता है कि 15 बार से वो कह रहा है, आपके लिए तो नई चीज़ है, बट मेरे दिमाग में तो 15 बार चल चुका है वो चीज़ ना. तो नाउ यू आर फीलिंग ऑल्सो डिसरिस्पेक्टेड, आई एम ऑल्सो फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड कि मतलब यू डोंट केयर अबाउट मी एट ऑल. मतलब मैंने बोल क्या दिया आपको तो भाई प्रॉब्लम ही आ गया. अब यहाँ से प्रॉब्लम, यहाँ अगेन यहाँ से अनसेड वर्ड्स बनने चालू हो गया कि नाउ आई एम थिंकिंग समथिंग, यू आर थिंकिंग समथिंग, गैप, वी डोंट टॉक अबाउट इट, प्रॉब्लम सॉल्व. यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू पता क्या आता है कि मोस्ट मेन एंड वुमेन रिलेशनशिप्स में कि जब बात करते हैं ना ये गैप में लड़ाइयाँ होती है. नो देयर इज नो कपल इन दिस वर्ल्ड जो लड़ाई नहीं करते होंगे, सब कोई करता है. इट्स अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, व्हेन यू टॉक एंड हैव फाइट्स, मेजॉरिटी ऑफ द कपल्स क्या करते हैं ना, दे फाइट अबाउट इट एंड देन दे से यार छोड़ो यार, रात गई बात गई, अब फिर से वो चीज़ नहीं करेंगे ज़िंदगी में कभी. उसका सोल्यूशन ही निकाला. एग्जैक्टली मतलब आप लड़ लेते हो, बहुत गंदी लड़ाई करते हो, अगले दिन बैक टू नॉर्मल. अब आप खुश, कल तुम बहुत गंदे से लड़ रहे थे, आज बिल्कुल बैक टू नॉर्मल. दोनों पार्टी बहुत खुश है, स्पेशली मैन ज़्यादा खुश है बिकॉज अब कन्फ्रंट नहीं करना पड़ा. तो मेन को तो स्पेशली ये लग रहा है कि यार मज़ा आ गया भाई, कल लड़ाई की, अब देखो बैक टू नॉर्मल. विमेन फिर भी दिमाग में सोच रहे इस बात को कि हमें बात करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये आपने प्रॉब्लम तो फेस कर लिया बट सोल्यूशन तो निकाला ही नहीं. अब एक पॉइंट के बाद वो इश्यूज फिर से आएंगे, फिर और स्ट्रॉन्गर लड़ाई होगी, फिर आप भूल जाओगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट की स्किल क्या होता है रिलेशनशिप को एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेंटेन करने का? हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्रंटेशंस, बट ऑलवेज रिजॉल्व देम. आपको रात भर जागना ना पड़ जाए, आपको वो फाइट एक दिन के बदले 4 दिन ना खिंच जाए, बट खींचने दो जब तक सॉल्व ना हो. क्योंकि सॉल्व होगी ना तो अगेन वो ग्राफ आपको ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, वरना ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर नॉर्मल, तुरंत सडनली नॉर्मल. इट्स abrupt for you. It's a shock for your brain. When it becomes a shock, you think that I have forgotten it, but you have not. Your body remembers it, your mind remembers it. अगले पैटर्न, अगले ट्रिगर का वो वेट करेंगे एंड अगली बार वो और पीक पहुंचेगा. हम तो बीइंग अ मैन शायद हो सकता है उस चीज को भूल जाए, नहीं भूलते हैं, पर वो हमेशा दिमाग में रखेंगे. हमें लगता है मैन कि हम भूल जाते हैं, हम भूलते नहीं, हम भी उस बात को अंदर बैठाए रखते हैं और वो हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेकर आता है. वाई डू थिंक मैन आर साइलेंट? हम चुपचाप क्यों बैठते हैं, हम चुपचाप क्यों नहीं बोलते कुछ चीज़ों को? मतलब ऐसा हमको अच्छा लग रहा है कि हमें चुप रहना? नहीं, हमें भी तो बात करने का मन करता होगा ना कि हम अपनी पेन को बता सके, बिकॉज हमें क्या बचपन से समझ में आ गया ना ये चीज़ बहुत अर्ली ऑन कि बोल के फायदा नहीं है. कोई सुनने वाला, मैन को कौन सुनता है? अगर एज अ मैन, एज अ बॉय, इफ आई गो टू माई पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है तो बोलेंगे लड़की वाली बात मत करो, कौन लड़की की तरह क्यों रो रहे हो? तो समझ में आ गया बहुत अर्ली कि दुख तो शेयर करना ही नहीं है, दुख शेयर करना ही नहीं है, अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करने बीइंग अ बॉय और मैन. तो हमने बंद कर दिया करना. तो अब प्रॉब्लम क्या आ गई मेरी पर्सनैलिटी में उस कारण से? आई बिकेम साइलेंट, आई बिकेम इग्नोरेंट एंड आई सेड कि छोड़ यार जाने दो. तो मेंटली मैंने जाने दिया उस चीज़ को, बट वो accumulation of unsaid words still is happening inside of me and that leads to what? That leads to stress. Highest number of depression cases, highest number of suicide cases, highest number of hypertension cases, diabetes cases men के साथ है. Magically तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया सडनली? सब कुछ वो पाइल अप हो ही जा रहा है, सब कुछ पाइल अप हो रहा है, मतलब मेंटली आपकी बॉडी स्ट्रेस के अंदर जा रही है, कॉर्टिसोल हाई हो रहा है, एवरीथिंग इज टेकिंग अ टोल, इट लीड्स टू दीज चैनल्स. तो लग रहा है हमें कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो भूल जा रहे हैं चीज़ें, नहीं भूल रहे हैं हम भी, हमारे साथ भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. विमेन बेटर ऑफ है, वो रो रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हेल्थ वाइज दे मच मच बेटर देन मैन, बिकॉज वो निकाल तो दे रहे हैं सिस्टम, इमोशन सारे उनके बाहर आ गए. आपके सामने ना बोल पाए बिकॉज चैनल नहीं मिल रहा है, किसी और के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाकर रो लेंगे, अपने फैमिली के सामने रो लेंगे, बट इमोशन तो निकल गए ना, हमारे इमोशन तो अंदर ही फंस गए, वो बीमारियां लेकर आते हैं फिर. तो जो ये आपने पॉइंट्स बताए, ये अर्ली स्टेज है एक रिलेशनशिप को टॉक्सिक रिलेशनशिप की लेकर तरफ जाने के बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, रिजेंटमेंट वाला पार्ट. तो इसके अलावा और कौन से पैटर्न्स हैं जिसको हम इनिशियल स्टेज पे रिकग्नाइज करके अगर कोशिश करें कि वहीं सॉर्ट कर सके? एक जो होता है ना जॉयफुलनेस ऑफ रिलेशनशिप, वो मेंटेन होनी चाहिए हमेशा. द मोमेंट द अदर पर्सन स्टार्ट्स टू बी लेस जॉयफुल इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज नॉट अ गुड साइन. हम एज अ मैन उस चीज़ को एज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी देख सकते हैं कि यार पहले शी वॉज वेरी चुलबुल एंड शी वॉज वेरी जॉयफुल विथ फ्रंट ऑफ मी, नाउ शी इज ऑल्सो वेरी मैच्योर इन फ्रंट ऑफ मी. द गेम इज ओवर देन, बिकॉज अगर इफ शी इज स्टार्टिंग टू बिकम very mature around you and independent around you,
मतलब शी डज नॉट नीड यू फिर। एंड वुमेन के लिए वो स्विच वैसा काम नहीं करता है। वुमेन के लिए शी विल हैव टू बी कंप्लीटली ऑल इन फॉर यू। तो वो जॉयफुल पार्ट भी आएगा एंड रिस्पॉन्सिबल पार्ट आएगा अपनी लाइफ के अलग पार्ट्स पे, लेकिन जॉयफुलनेस अगर कम हो जाए ना, मतलब शी इज कटिंग यू ऑफ। एंड वो कट ऑफ सिर्फ ऐसे नहीं होगा, वो धीरे धीरे मेंटली अपने अलग चैनल्स बनाना चालू कर लेंगे उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है चीटिंग को लेकर, कि अब डेटा को निकाल के देखा जाए तो मेन चीट करते हैं ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा, मतलब आप कहीं भी देखोगे सबसे ज़्यादा चीट मेन करते हैं। बट वो चीटिंग स्टार्ट होती कैसे? अगर वुमेन के पर्सपेक्टिव से चीटिंग स्टार्ट की जाए तो दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद इमोशनल चीटिंग, इमोशनल इंटीमेसी फर्स्ट एंड देन गोज फॉर फिजिकल इंटीमेसी। अगर एक रिलेशनशिप, एक मैरिज में शी इज़ फीलिंग इमोशनली निगलेक्टेड एंड इमोशनली इग्नोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज उनको तो बात करना है, उनके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो मिल नहीं रहा आपके थ्रू। तो देन शी विल स्टार्ट टू फाइंड चैनल्स फॉर दैट। दोस्तों में कर लिया, गर्लफ्रेंड्स में बोल दिया, घर वालों को बोल दिया, लेकिन देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मेन आउट देयर हु आर गोइंग टू गिव देम द स्पेस टू स्पीक एज वेल। अब वहाँ चालू हुआ। अब वो तो उनके दिमाग में क्या चल, मैं तो बात ही करने जा रही हूँ ना, कौन सा आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, सीम्स वेरी नॉर्मल कि ठीक है बात ही, मैं बस अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। शुरुआत वहीं से शुरू, वहाँ से आप कनेक्टेड फील करना चाहते हो उस इंसान के साथ। नाउ यू स्टार्ट टू फील इमोशनली कनेक्टेड टू दिस पर्सन। द मोमेंट यू स्टार्ट टू फील कनेक्टेड, इमोशनली कनेक्टेड टू दिस पर्सन, यू बिकम इमोशनली इंटीमेट विद दैट पर्सन, एंड देन वंस दैट फिल्टर इज ओवर, फिर फिजिकली तो खुद हो जाता है। मतलब वो तो फिर एक टाइम की बात है। कई बार एक चीज़ ये भी आती है इसी पॉइंट से कि जितना ज़्यादा हम किसी को लूज करने से डरते हैं और उसी स्टेज पे हम उनको कंट्रोल करना भी शुरू करते हैं। ये भी उसी स्टेज के ड्यूरेशन पे ही आता है जब ये भी आता है। हाँ, ये भी आता है। ये भी एक बड़ा, ये भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि हम जब लूज करना नहीं चाहते किसी चीज़ को तो हम कंट्रोल करते हैं। तो वही बात है कि आई डोंट वांट टू लेट यू गो, सो आई एम हगिंग इट सो टाइट दैट यू गेटिंग सफोकेटेड। अब आइडियली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो भाग कर रहा हूँ ना, मैं तो प्यार दिखा रहा हूँ आपको, बट मैं आपको सफोकेट कर दे रहा हूँ। इतना सफोकेट कर, जब आपको पहला मौका मिले आप भागोगे। और ये पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा होता है आज के टाइम में। जितने भी देखो, पहले तो ये चीज़ कि पहले के टाइम में और आज के टाइम में पहले सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटली इतना लोग कनेक्टेड नहीं थे, तो एक अलग लाइफ थी। जब से डिजिटली लोग कनेक्ट होना शुरू किए हैं, ये सारी चीज़ें आई हैं, रिलेशनशिप बहुत जल्दी टूट रहे हैं, बहुत जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं। ये पैटर्न को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिकली भी डालनी चाहिए? अगर पब्लिकली डाल रहे हैं तो कैसे उसको हम आपस में सिक्योर रखें कि क्या करें क्या ना करें कि रिलेशनशिप में उस चीज़ का कोई इशू ना आए, उसकी वजह से रिलेशनशिप ना टूटे? क्योंकि मैक्सिमम टाइम जितना मैंने लोगों से बात की है, कहीं ना कहीं आज के टाइम का पूरा सर्कल जो है वो एक सोशल मीडिया की तरफ से ही खराब हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि हो क्या रहा है दुनिया में, क्या क्या चीज़ है, बिकॉज आपको तो पता नहीं, आपको तो एक सिर्फ अच्छा जॉयफुल पार्ट दिख रहा है ना दूसरे इंसान का, कि वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये घूम रहा है वो घूम रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। यू डोंट नो अबाउट एनी बिट अबाउट दैट पर्सन और द कपल। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि दिस इज व्हाट देयर लाइफ इज अबाउट। दूसरी बात जो सबसे बड़ी गैप आता है यहाँ पर, कि अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑन इंटरनेट ऑन सोशल मीडिया परफॉर्मेटिव, मतलब इट्स प्योर आर्ट, परफॉर्मेटिव, कि दे आर परफॉर्मिंग, दे आर नॉट बीइंग, दे आर परफॉर्मिंग। तो वेकेशंस पे जाना इज अ परफॉर्मेंस, इज नॉट एक्चुअली ट्रैवलिंग फॉर मोस्ट ऑफ पीपल। कॉन्सर्ट्स में जाना इज परफॉर्मेंस, इज नॉट एक्चुअली इंजॉइंग। पहले के ज़माने में जब 10-15 साल पहले कितने लोग जाते थे कॉन्सर्ट्स पे? नहीं जाते थे, बहुत कम जाते थे। जो जाते थे जस्ट फॉर द जॉय ऑफ म्यूजिक। अब जा रहे लोग रील्स शूट करने जा रहे, राइट? हमें दुनिया को दिखाना है, हम गए देखो हम बीइंग अ कपल, ये कर रहे हैं, राइट। तो परफॉर्मेटिव चीज़ तो बहुत बढ़ गई है। परफॉर्मेटिव चीज़ अब नो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस परफॉर्मेटिव थिंग, बट मुझे तो परफॉर्मेटिव चीज़ तो हिट करेगी ना। ओ माय गॉड, वो बंदा गया, दिस पर्सन वेंट टू दिस कॉन्सर्ट एंड एंजॉइंग सो मच। नाउ आई डू नॉट हैव सो मच मनी टू गो टू कॉन्सर्ट, मेरे पास 25,000 रुपये नहीं कि मैं डालूँ कॉन्सर्ट के अंदर। बट अब मुझे क्या दिखा कि इतना एंजॉय करते हैं कपल, इतना कॉन्सर्ट में, इतना मज़ा आता है कॉन्सर्ट में, तो मैं भी जाऊँगा 25,000 रुपये डाल कॉन्सर्ट में। मैं जाता हूँ, अब देन आई गेट टू फील कॉन्सर्ट होता क्या सच में। कॉन्सर्ट में पसीना होता है, कॉन्सर्ट में क्राउड होता है, कॉन्सर्ट में भीड़ होती है, कॉन्सर्ट में ढंग से पानी नहीं मिलता है। वो तो पार्ट दिखाई नहीं मुझे कहीं ना, तो सिर्फ रील के और कॉन्सर्ट में एग्जैक्टली, और कॉन्सर्ट में मुझे 1 किलोमीटर तो दिख रहा है बंदा अपना एक्ट, मतलब दिख तक नहीं रहा ढंग से। तो वो चलो, अगेन आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, इट्स बैड, इट्स गुड, उसका अपने मजे है, बट आपको वो पार्ट नहीं दिखा। तो इफ आई एम मेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेटिव थिंग दैट आई एम सीइंग इन द इंटरनेट, देन मेरा डिसीजन गलत होगा। सेम गोज फॉर रिलेशनशिप। परफॉर्मेटिव कपल्स भी बहुत है, बिकॉज दे नो व्हाट सेल्स, उनके तो रील्स चल रही है, उनको तो व्यूज आ रहे हैं,
तो वो चीज़ें आ रही है, तो नेचुरली हम देख रहे कि oh my god, these guys, these couples are so sweet and so cute and so thing. You don't know anything about them. We start comparing ourselves with them. क्या पता वो सिर्फ परफॉर्म करने के लिए वैसे है, ऐसे होते हैं, मतलब आई हैव सीन इन अ पर्सन ऐसे कपल्स जो परफॉर्मेटिव है फॉर मैटर. तो वो फैक्टर. और तीसरी जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है आज के डेट में कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेन एंड वुमेन बोथ, के फीड में वैसे ही रील्स आते हैं जो आप एक दूसरे को जेंडर को नीचे पुल करने वाली चीज़. कि मैक्सिमम वुमेन के रील्स में आ रहे हैं कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे उसके ये साइंस होंगे. मेन के रील में, मेन के फीड में ये रील आ रहे हैं कि वुमेन आर ऑल ये सोचने वाले, ऑल दे वांट इंडिपेंडेंस, दे वांट फेमिनिज्म एंड दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट एंड मेन राइट्स कुछ नहीं होते. तो अब थोड़ी सी फायर चिंगारी लगी थी, आग लग गई बिकॉज ऑफ द फीड, बिकॉज ऑफ द एल्गोरिदम. तो ये चीज़ और एस्केलेट कर रहा है. तो आपका दिमाग जब तक नहीं चलेगा तब तक आप बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाओगे इधर उधर की चीज़ों से. तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप अपने पार्टनर समझो ना कि वो क्या कहना चाहता है, आप क्या करना चाहते हो. रील्स आपको नहीं बता सकती कि आपका रिलेशनशिप क्या है और क्या नहीं है. व्हाट डू आई नो अबाउट यू एज अ पार्टनर, एज अ कपल? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू. मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, बताने वाला कि आपका रिलेशनशिप सही है नहीं सही है? आपको पता है बेटर तरीके से. येस, आई कैन गिव यू साइंस कि ये सही है सही नहीं है, बट वो भी बहुत जेनरिक पॉइंट्स होंगे. उससे बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ें आप देख रहे हो रिलेशनशिप फ्रंट पे. तो अंडरस्टैंड एंड एड्रेस योर नीड्स फर्स्ट. अगर आपको सच में कमी लग रही है तो एड्रेस दैट विथ योर पार्टनर. अगर वो भी नहीं लग रहा है, टेक प्रोफेशनल हेल्प, गो थ्रू द राइट चैनल्स रादर देन रिलाइंग ऑन द रील्स और इंस्टाग्राम और एनी अदर थिंग फॉर दैट मैटर टू डिसाइड कि मेरा रिलेशनशिप सही चल रहा है नहीं. बट व्हाट डू यू थिंक कि हम जितने भी लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, और अगर वहीं पर हम बात करें, लोग रिलेशनशिप में हैं बट वो ये सारा कंटेंट देख रहे हैं, इस चीज़ से अपने आप को सेव कैसे करें? क्योंकि दे डोंट नो, वो दिमाग में आता है ये डोपामिन, चलो यार करना है, हम भी करते हैं, हम भी जाते हैं. बट कई बार क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को चीज़ नहीं पसंद, बट आप दूसरे पर्सन की वजह से वो करते हो. तो वो जो सोशल प्रेशर उस टाइम प्रेशर आपके ऊपर आ गया, वो आ तो गया, बट इन चीज़ों को अपने रिलेशनशिप को स्मूथ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कैसे हम अवॉइड करें? ये एक बहुत बड़ा, मतलब आज के टाइम में बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बन चुका है. आई थिंक सबसे इजी वे आउट टू वर्क ऑन ऑल दोज एरियाज एंड इज वर्क ऑन योरसेल्फ. अगर हमें पता होना कि हम क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारी इमोशनल नीड्स क्या है, तो उनको आगे रख पाना बहुत आसान होगा एंड वैसे पार्टनर चूज़ कर पाना भी बहुत आसान होगा. प्रॉब्लम है ना कि हमें खुद नहीं पता कि हम क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या है, व्हाट डू आई वांट, व्हाट मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, मुझे नहीं पता. मेजॉरिटी लोग को आप पूछोगे व्हाट इज अ लाइफ यू वांट टू बिल्ड फॉर योरसेल्फ. कोई बोलेगा मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, कोई बोलेगा मुझे ऐसे पार्टनर चाहिए, कोई बोलेगा मुझे यहाँ घूमने जाना है. आपको क्या, क्यों घूमने जाना है? आस्क तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्यों घूमने जाना है, कहाँ जाना है आपको घूमने? अच्छा मुझे न्यूजीलैंड घूमने जाना है. क्यों जाना है? बिकॉज मैंने देखा था इंस्टा पे बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ है वहाँ के. क्या करोगे व्यूज़ का वहाँ पे जाके? यू डोंट नो व्हाट डू यू वांट. यू सी समथिंग देन यू वांट समथिंग. व्हाट इज, वेयर आर यू इन दिस पिक्चर? नहीं पता मुझे मेरी वैल्यूज़ क्या है. मुझे नहीं पता मुझे पैसे कमाना पसंद भी है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड क्यों करना पसंद है ये भी नहीं पता मुझे. करना पड़ रहा है कि मैं करना चाहता हूँ ये भी नहीं पता मुझे. तो करना पड़ेगा तो मैं और फ्रस्ट्रेटेड फील करूँगा कि करना पड़ रहा है, मन तो नहीं है बट करना पड़ रहा है तो फ्रस्ट्रेटेड है, लाइफ उससे भी बॉदर हो रही है. तो गेट टू नो योर सेल्फ फर्स्ट एंड उसके लिए इनर वर्क चाहिए. अब इनर वर्क, यू राइट अबाउट इट कि इस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में इनर वर्क करना बहुत बड़ा गैप है. मतलब समय ही नहीं हमारे पास ना. अगर हमें 10 सेकंड मिलता है, 10 मिनट मिलता है खुद के लिए, तो 10 मिनट इंस्टाग्राम में निकल जाता है. अगर हम वॉक पे जाते हैं तो ईयरफोन्स ला के जाते हैं. अगर हम इन्फॉर्मेशन के नाम पे ड्राइव भी करते हैं तो पॉडकास्ट चला के ड्राइव करते हैं. तो मतलब अपना खाली दिमाग कहाँ चल रहा है? खाली दिमाग से क्रिएटिविटी आती है ना, वो चल ही नहीं रहा है. चल ही नहीं रहा, खाली दिमाग है ही नहीं. एक सेकंड खाली दिमाग नहीं चल रहा ना. जब तक खाली दिमाग होने का मौका नहीं देंगे, क्रिएटिविटी नहीं आएगी, खुद का थॉट प्रोसेस क्रिएट नहीं होगा. हम इन्फॉर्मेशन बस डंप करते जाते हैं खुद को, कभी म्यूजिक के थ्रू, कभी रील्स के थ्रू, कभी पॉडकास्ट के थ्रू. बट उस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज कहाँ करें वो आपका दिमाग डिसाइड करेगा. सो बेस्ट वे इज टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड द बेस्ट वे वुड बी टू फाइंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ एवरी डे. कुछ ना कुछ तो समय निकालो, घंटा या आधा घंटा, 2 घंटे, जहाँ पे आप हो. वॉक पे जाओ ना आधे घंटे, बिना कुछ इन्फॉर्मेशन के, बिना कुछ गाने के, बिना कुछ सॉन्ग्स के. आपका दिमाग आधे घंटे में इतना कुछ सोच लेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा मैंने क्या क्या सोच लिया और क्या क्या मैंने सॉर्ट भी कर लिया. यस, एग्री. तो कुछ समथिंग शुड बी देयर जहाँ पे आप कोई इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहे हो. सोने से पहले 1 घंटे राइटिंग करो, जर्नलिंग राइटिंग करो, आपके दिन सॉर्ट हो जाएगा, पूरा प्रोसेस हो जाएगा दिन का. मेरा बुक रीड कर लो, बुक रीड भी चलो, आई थिंक वो भी अलग पार्ट है, वो भी इन्फॉर्मेशन ही कंज्यूम है बट स्लो है, वो फिर भी बेटर है बिकॉज दैट्स स्लो इन्फॉर्मेशन. बुक रीड करने में क्या है ना कि आप एक वर्ड पढ़ रहे हो, दिमाग में एक वर्ड जा रहा है,
पॉडकास्ट में फिर भी आपके वर्ड्स भी जा रहे हैं, विजुअल भी जा रहा है, थॉट्स भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो फिर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट फिर बेटर है, बेटर देन अदर सोर्सेज, बट बुक इज स्टिल बेटर. बट आई वुड से कि बुक भी अच्छा है, बट खुद का अकेला टाइम, लोग डरते हैं उससे, एंग्जाइटी क्रिएट होता है उससे, तो लोग भागते हैं, करना ही नहीं खुद के साथ टाइम स्पेंड. जैसे एस्केप कर सके वैसे करेंगे. तो अब दैट इज वे द डेटिंग एप्स आर बिकमिंग मोर प्रोमिनेंट, बिकॉज उस वॉइड से, उस लोनलीनेस से भागने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि कोई मुझे वो इंपॉर्टेंट फील करा दे. डेटिंग ऐप पे जाओ, 1-2 लाइक्स आ जाए, 50 लाइक आ जाए, 100 लाइक आ जाए, तुरंत ईगो बूस्ट हुआ ना, लोनलीनेस गॉन फॉर अ टॉस. अब जरूरत ही नहीं पड़ रही लोनलीनेस फील करने की. तो वो वाला गैप को समझना है कि फील लोनली, फील अलोन, and then that is where the thoughts come from. That is where you actually develop and understand who you really are as a person. Right. हम 2-3 पॉइंट्स इनिशियल वाले टच अप कर चुके हैं. अब बात आती है रिलेशनशिप जो ब्रेकअप जो है हो रहे हैं. पहली चीज तो आज के टाइम में इतने ब्रेकअप होने क्यों स्टार्ट हो गए सडनली? एक तो ये समझ में नहीं आता है, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया है या कुछ और फैक्टर्स भी हैं, या लोग अब इसको नॉर्मल बना चुके हैं, न्यू नॉर्मल, कि भाई ठीक है ब्रेकअप हो गया कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं. ऐसी चीजें हैं या कुछ और फैक्टर्स हैं? अब जब रिलेशनशिप ज़्यादा होंगे तो ब्रेकअप भी ज़्यादा होगा. रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, बिकॉज अब रिलेशनशिप बहुत आसान है. इट्स अ वेरी इजी थिंग टू गेट इनटू रिलेशनशिप दीस डेज ना. आप इंस्टाग्राम पे भी रिलेशनशिप पे जा सकते हो, स्नैपचैट पे जा सकते हो, बहुत अलग अलग फॉर्म्स जा सकते हो रिलेशनशिप में. वो पहले वाला पॉइंट नहीं, यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू बी इन रिलेशनशिप. जाके बात करो, उतना कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं किसी में. बिल्कुल. तो वो वाली बात तो है नहीं, तो रिलेशनशिप बन रहे ज़्यादा, तो ब्रेक भी जल्दी हो जाएंगे ऑब्वियसली. दूसरी बात, ये नॉर्मलाइज भी हो चुका है थोड़ा बहुत हद तक कि यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज. आपको क्यों सफ़र करना है? रिलेशनशिप तो मजे के लिए, सफ़र करने के लिए थोड़ी ना है. तो लोग का एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी है रिलेशनशिप से, रिलेशनशिप मतलब शुड बी ऑल जॉय एंड ऑल गुड एंड ऑल नाइस. तो जहाँ बात आती है कॉन्फ्लिक्ट्स की, जहाँ बात आता है थोड़ा पेन की, पीछे हट जाते हैं कि नहीं बहुत हो गया, तो ये सब रिलेशनशिप तो मजे के लिए किया था, ये कहाँ पर आ गया बीच में? आई डिड नॉट आस्क फॉर इट, लेट्स डू ब्रेकअप. हाँ, तो ब्रेकअप कर लो, खत्म करो कहानी. फिर अगले में वही होता है फिर से, तो वही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आ जाती है सारी चीज़ों को लेकर. तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप में जो मज़े वाला फेज़ है वो बहुत ही टेम्पररी फेज़ है. एंड यही बात अटैचमेंट के साथ भी आता है कि अटैचमेंट, वी ऑफन से ना कि अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी. दैट इज ट्रू, बट अटैचमेंट इज ऑल्सो द रूट कॉज ऑफ ऑल जॉयज. जो अटैचमेंट आपको सबसे ज़्यादा जॉय दे रहा है, वही अटैचमेंट आपको सबसे ज़्यादा पेन भी दे रहा है. आप पैसे से बहुत अटैच्ड हो तो जिस दिन बहुत कमाओगे बहुत खुशी मिलेगी, जिस दिन नहीं कमाओगे उस दिन बहुत पेन होगा. आप अपने बच्चों से बहुत अटैच हो, जिस दिन वो अच्छे हेल्दी रहेंगे आपको बहुत खुशी रहेगी, जिस दिन अनहेल्दी हो जाएंगे आपको बहुत पेन होगा. टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. आप नहीं बोल सकते कि मुझे ये दे दो बट मुझे मत दो, पॉसिबल ही नहीं वो देने का ना. तो अटैचमेंट है वहाँ पर है. अगर आप बोलो कि नहीं मुझे अटैचमेंट हटाना है, मुझे अच्छे तरीके से बिल्ड करना है चीज़ों को, तो आप सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो, आप जंगल में चले जाओ जहाँ पर कोई ऐसा अटैचमेंट का सोर्स नहीं हो. देन आपको पेन भी नहीं होगा, जॉय भी नहीं होगा, तो न्यूट्रल लाइफ होगी. लोग को वो भी पसंद नहीं आएगा, बिकॉज जॉय भी तो चाहिए ना. तो वो वाला चीज़ समझना जरूरी है कि अटैचमेंट है तो पेन भी आएगा, जॉय भी आएगा. बी अवेयर एंड कॉन्शियस दैट पर्टिकुलर पार्ट कि यू चोज दिस लाइफ फॉर योर सेल्फ. तो दोनों चीज़ें आने वाली, इट्स ओके. तो बिल्ड दैट एंड डू नॉट लेट इट डिफाइन योर लाइफ कंप्लीटली, बिकॉज पेन आएंगे, बहुत सारे पेन्स आएंगे लाइफ में और जॉयज भी आएंगे. तो डोंट लेट इट सिट ऑन द टॉप ऑफ यू. बट डू यू थिंक कि ठीक है आज के टाइम में बहुत रिलेशनशिप हो रहे हैं, बट इज इट गुड एज अ इंडिविजुअल कि आप इतने सारे मल्टीपल रिलेशनशिप कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में जब आती है बारी मैरिज की, क्योंकि अभी वो भी एक न्यू नॉर्मल बन रहा है, डिवोर्स भी, बट कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म में तो अपने लिए ही कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो. इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है एक्चुअली. से पहला प्रो ये है ना कि इनिशियल टाइम पे रिलेशनशिप में जब इंसान जाता है तो बहुत ही डिल्यूजन के साथ जाता है कि रिलेशनशिप होता क्या है. किसी को नहीं पता, हमें ना पढ़ाया जाता ना बताया जाता, ना हमने बहुत अर्ली एज में देखा है. आप तो आज के बच्चे तो देख रहे हैं, हमने नहीं देखा था अपने बचपन में कि रिलेशनशिप होता क्या है. तो डिल्यूजन के साथ जाता है पहले तो उसको पहला रिलेशनशिप तो एक शॉक सा पार्ट बन जाता है कि होता क्या है, कैसे होता है, कैसे फील करना है, क्या एक्सपेक्टेशन है क्या नहीं है. एक चीज़ आपको ज़रूर हो सकता है कि विथ डिफरेंट रिलेशनशिप्स यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द अदर पर्सन. आप क्या चाहते हो ज़िंदगी से और क्या दूसरा पर्सन दे सकता है नहीं दे सकता है. तो वो थोड़ा आपको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है. बट अगेन इसका भी एक एंडलेस नहीं प्रोसेस है. एंड इसका एक और एंडलेस के अलावा तो एक और प्रोसेस है कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली इन्वेस्टेड, बहुत इमोशनली फिजिकली भी बहुत इन्वेस्टेड ना हो जाओ इस प्रोसेस में. कि अब अगर आप हर एक रिलेशनशिप में उतने ही इमोशनली उतनी फिजिकली इन्वेस्टेड हो, फिर आपके लिए मूव ऑन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आप उसके रेसिड्यूज कैरी करते करते जब तक एंड पॉइंट आएगा मैरिज के बाकी चीज़ों का, तब तक तो आप थक चुके होगे. आप कुछ 10% नहीं दे पाओगे अपने रिलेशनशिप, अपने आइडेंटिटी का.
बट हाँ, अगर आप इस ऑब्जर्वेशन के साथ जाना चाहते हो कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो ऑल इन एवरी रिलेशनशिप, एवरी पर्सन आई टॉक टू, आई वांट टू प्रिजर्व माई आइडेंटिटी एंड प्रिजर्व माई बाउंड्रीज, तो आप समझ सकोगे अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को, एंड देन गो स्लोली. ऐसा वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट डेट में ये करना है, सेकंड डेट में ये करना है, थर्ड डेट में ये करना है. तो टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड दैट बिल्ड अप थिंग. तो ये प्रो हो गया. कौन ये है? डेफिनेटली, बिकॉज एवरी रिलेशनशिप लीव समथिंग इन यू. कुछ ना कुछ तो छोड़ के जा रहा है आपके अंदर, एक रेसिड्यू. एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर वेरी बैड एट प्रोसेसिंग देयर मेमोरीज एंड प्रोसेसिंग देयर पेन एंड प्रोसेसिंग देयर पास्ट. तो जो लोग ने प्रोसेस कर लिया वो तो फिर भी ठीक है, चलो पेन को हमने प्रोसेस करके निकाल दिया, टाइम दिया खुद को रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का, अगले रिलेशनशिप में जाते, चलो आप ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट कर रहे हो. मेजॉरिटी पीपल तो जंप करते हैं, खत्म हुआ अगले में जंप कर गया. तो आप एक पेन को, एक रेसिड्यू को कैरी करके अगले में जा रहे हो. स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आया कि हाँ आई एम फीलिंग मच बेटर अगेन, वेरी नाइस अगेन, बट वो रेसिड्यू तो अनरिजॉल्व रह गया, वो निकलेगा आपके नेक्स्ट पार्टनर के साथ, फिर अगले पार्टनर के साथ. वही बात है कि जब तक आप सच में वहाँ पहुँचोगे, अगेन यू टायर्ड, एग्जॉस्टेड, और जब तक आपको पार्टनर चूज करने की बात आई या शादी हो भी गई, वो कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करने की बात है, आपको करने का मन ही नहीं करेगा, छोड़ यार कुछ नहीं होता, बिकॉज वो इतने आपको फेलियर्स दिख गए ना, आप करना ही नहीं चाहते कुछ भी चीज़ें. एंड ये चीज़ें देखा भी हमने, मतलब स्पेशली इन द लास्ट जनरेशन की वी सॉ दैट, राइट, कि जो स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो बहुत अर्ली ऑन रिलेशनशिप्स में जाते थे ना, उनके रिलेशनशिप्स लाइफ बहुत ख़राब हो जाती थी गोइंग एट. अभी आप कंपेयर करो कि जो स्कूल में स्टार्ट करते थे रेटिंग करना, हाउ आर द प्लेस टुडे? मेजॉरिटी ऑफ देम आर इनटू बैड रिलेशनशिप्स और नो रिलेशनशिप, बिकॉज अब थक चुके हैं, करने का मन ही नहीं करता है. और जो लेट स्टार्ट करते थे ना, लेट ब्लूमर्स, वो फिर भी बेटर ऑफ है, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ को पहले खुद जी लिया, समझ लिया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, एंड देन दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप दैट इज बेटर, बिकॉज एटलीस्ट आप समझ तो रहे ना कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं हूँ कौन. तो वो ज़रूरी है, आई थिंक. कई बार क्या होता है ना, लोगों के रिलेशनशिप एंड होते हैं और जो एक पर्सन होता है वो आगे मूव ऑन कर चुका है, लेकिन जो सेकंड पर्सन है वो 2 साल 3 साल तक उसी को जी रहा है, और न्यू में भी वो जा नहीं पा रहा. क्यों? कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट थी या जो भी उसके माइंड में वो मेमोरी है, सब कुछ है वो है. तो उस फेज को कैसे जल्दी खत्म किया जाए? बिकॉज कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखे अपने फ्रेंड्स को भी, कि ब्रेकअप हो गया है बट वो स्टिल 2-3 साल उसी फेज में जी रहे हैं. राइट. सी मोस्ट ऑफ द केसेस में अटैचमेंट कम और लैक ऑफ क्लोजर की बात ज़्यादा होती है. उनको कभी वो क्लोजर नहीं मिलता है जो वो चाहते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, क्लोजर कभी आपको दूसरे इंसान से तो मिलेगा नहीं. आप क्या ही जाओगे, वो इंसान मुझे ये 5 शब्द बोल दे तो मुझे मूव ऑन कर जाऊंगा मैं क्या? अगर वो कह भी दे ना आपको 5 शब्द जो आप सुनना चाहते हो, आप उसकी बात मानोगे नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये इसकी बात सही नहीं है, वो क्लोजर लगेगा नहीं क्लोजर. और रही बात कि हम क्या चाहते हैं, डिजर्विंग वाली चीज़, तो दे आर नॉट अटैच्ड टू द पर्सन नाउ, they are attached to what it could have been, they are attached to what I got, what I'm missing right now. So again, it does not, मतलब 2 साल बाद it is not about that person anymore. It is about how you're stuck with certain memories, certain feelings, certain thoughts, and also about yourself. How do you feel about it? Move on करने का best तरीका, processing all those pains and all those things and getting a closure for yourself. कि क्या चीज़ें हुई थी, क्यों हुई थी, क्या सही था, क्या गलत था, क्या चीज़ें, किस कारण से चीज़ें नहीं वर्कआउट कर पाई, एंड खुद को बिल्डअप करने का मौका देना. अगर आप रिलेशनशिप पे नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट बिल्डिंग सम अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े. अगर इंसान का कॉन्फिडेंस एक पार्ट में बिल्डअप होता है ना, तो बाकी पार्ट्स में ऑटोमेटिकली आपको एनर्जी मिलती है कुछ और मूव करने का. अगर आप कुछ भी, आप क्या करो कि मेरे रिलेशनशिप हो गया, ब्रेकअप हो गया, बाकी सारे पार्ट में भी आई एम डिजॉल्विंग एंड आई एम काइंड ऑफ टोटली मैंने गिव अप कर दिया, तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा आगे बढ़ने का? वो मिल ही नहीं रहा है. तो आपको मूव ऑन करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा. टेक योर टाइम. जंप करने का फायदा नहीं कि यूर जंपिंग फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर. टेक योर टाइम टू प्रोसेस दोज फीलिंग्स, टॉक अबाउट दोज फीलिंग्स, अंडरस्टैंड व्हाट यू वेंट थ्रू, बट गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे आप सॉल्व कर सको, उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सको, ताकि आप वर्कआउट करो. भाई अटक गए मतलब आप अपनी लाइफ को बहुत एनर्जी वेस्ट कर रहे हो. पर हमें, जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया कि वो क्लोजर लगता नहीं है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज क्लोजर है क्या, ये भी समझ में नहीं आता कई बार. तो हाँ, वही एग्जैक्टली पॉइंट हुई ना. क्लोजर हम क्या डिफाइन करते हैं कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था, उसने मुझे हर्ट करा, मैंने भी हर्ट किया होगा ऑब्वियसली, बट उसने मुझे हर्ट करा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो एड्रेस करे और एक्नॉलेज करे कि उसने मुझे हर्ट किया था, तब मेरा मूव ऑन करना आसान होगा ना. बिकॉज अब अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने मुझे हर्ट करा था, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरी गलती नहीं थी, या तुम तुम गलत थे, ठीक है जी, अब आगे बढ़ सकते हैं. अगर अटक गई ना बाज, तुमने तो एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक कि तुम्हारी गलती थी, तो मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली स्कैन कर रहा है कि मेरी गलती तो नहीं थी, कि मैं बेटर तो नहीं कर सकता था, मैं कम तो नहीं कर सकता, मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं कर सकता था. तो आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन बिकॉज समवेयर आई हैव नॉट गॉट द क्लोजर दैट इफ आई वाज रॉन्ग और इफ दे वर रॉन्ग.
तो इट शोज माई एक्सेस को डिपेंडेंसी ऑन द अदर पर्सन टू डिसाइड फॉर मी। आप सोचो कितना बड़ा मेंटल गैप है मेरे बीच में कि बिकॉज मेरे पास खुद को ट्रस्ट करने का लेयर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मेरे ट्रस्ट करने का फैक्टर बस उस पर है कि वही डिसाइड करेगा इंसान कि मैं कितना खुद को ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ। तो वो मैं वेट करता हूँ कि भाई वो उसने नहीं बताया था उसकी गलती थी या नहीं थी, तो मैं मानने को रेडी नहीं वो चीज़ की गलती किसकी थी। अब गलती तो दोनों की होगी फॉर दैट मैटर, आपकी भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी, उनकी भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बट आपको तो मानना पड़ेगा एक पॉइंट पर कि हो गई गलती, ले लिया गलत डिसीजन, नाउ व्हाट, यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू गेट अहेड इन लाइफ, बट एडेड विथ वेरियस अदर फैक्टर्स। मतलब ये तो हमने एक वन डायमेंशनल वेरिएबल की बात कर दी, एडेड टू अदर फैक्टर्स लाइक एक बैड डिफिकल्ट चाइल्डहुड मेक्स वे फॉर ईजियर वे टू हैंडल दोस्त। मतलब आपके लिए अगर एक डिफिकल्ट चाइल्डहुड से जाए हो तो ऐसे सिचुएशंस और उस चीज़ को और एस्केलेट कर देंगे। न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स, अगर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को सही नहीं मिल रहा है, मैग्नीफाई हो जाएंगी सारी फीलिंग्स। फिजिकल स्टेट मैग्नीफाई कर देंगे, आपका करियर ट्रैजेक्टरी मैग्नीफाई कर देंगे। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उस फीलिंग को मैग्नीफाई करते हैं। तो इट्स ऑलवेज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हमेशा अपने बॉडी को एज अ हॉलिस्टिकली चीज़ों को देखना जरूरी है कि आपकी माइंड सिर्फ अकेला माइंड नहीं है, आपका बॉडी अकेला बॉडी नहीं है, दे बोथ वर्क टुगेदर। अगर बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी तो माइंड अच्छे से फंक्शन करेगी। इनफैक्ट माइंड की जो प्रॉब्लम्स है वो बॉडी के मिसमैनेजमेंट से ही क्रिएट होते हैं, विच मीन्स कि अगर मेरी बॉडी को बार बार लेट्स से मैं बहुत ही अनहेल्दी खाना खा रहा हूँ, जिस कारण से मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, कॉर्टिसोल रिलीज करना पड़ रहा है, बहुत सारा मेहनत करना, इंसुलिन रिलीज करना पड़ रहा है जस्ट टू डाइजेस्ट दैट फूड, तो बॉडी को एक्सेस वर्क करना पड़ा। उस एक्सेस वर्क को सिंक्रोनाइज करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए बॉडी को साथ साथ मेंटल हार्मोन्स भी, डोपामिन और सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल भी हाई लेवल पे इंक्रीज करना पड़ जाएगा या लो लेवल पे इंक्रीज करना पड़ जाएगा। तो उस कारण से मेरे ज़्यादा खाने से, मेरे ज़्यादा अनएक्सेसिव तरीके से चीज़ों को हैंडल करने का कारण मेरे बॉडी को एक्सेस काम करना पड़ रहा है, माइंड को एक्सेस काम करना पड़ रहा है, जिस कारण से मेरे मेंटल बीमारियां भी लगनी चालू हो जाती है। तो योर बॉडी हैज़ टू स्टे इन इक्विलिब्रियम। इफ योर बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, योर माइंड विल ऑल्सो गेट आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बैलेंस है, ये दोनों बैलेंस जब तक मेंटेन नहीं होगा ना, तो एक ना एक चीज़ हावी हो जाएगा। सेम चीज़ मेंटल के साथ होता है। जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाते उनकी फिजिकल बॉडी भी हिलनी चालू हो जाती है, जो लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते उनकी मेंटल हेल्थ भी इंपैक्ट होनी चालू हो जाती है। तो दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ से आएगा? अंडरस्टैंड कि मेरे क्या रिक्वायरमेंट्स है, अंडरस्टैंड मेरी बॉडी को क्या चाहिए, अंडरस्टैंड मेरी माइंड को क्या चाहिए, तो वो स्पेस बिल्डअप होता है। फिर कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। अब ये टॉक्सिसिटी क्या होगी कि सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। कई बार कुछ ऐसे भी इंसिडेंट मैंने देखे हैं कि आप मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हो, सुबह से स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कहाँ जा रहे हो, दिन में कहाँ जा रहे हो, इवनिंग में कहाँ हो, हर वक्त जो सेकंड पर्सन पोक कर रहा है आपको। कई बार ये चीज़ें इनिशियली लगता है कि यार सही है, बट बाद में ये चीज़ें पाइलअप होती होती आपको लगता है यार मेरी भी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है, मैं 24 घंटे कैसे अपडेट देता रहूँ। बट वहीं पर सेम टाइम कई जगह ये भी आर्ग्यूमेंट चलते हैं, नहीं भाई इतना 2 मिनट तो बताना, एक टैक्सी तो करना है। बट डोंट यू थिंक कि ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ बिल्डअप हो रहा है? डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। अगर मान लो दूसरा इंसान है ऐसा, बिकॉज ये फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी है कि आई नीड टू नो एवरीथिंग, आई नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने देर में आ रहे हो, कितने देर में नहीं आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करना चाहते हो ना कि क्या क्या मुझे पता है। इफ़ आई नो आई फील सेफ, फेयर इनफ। अगर आपको फिर भी सिक्योरिटी फील करनी है, उसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप कितना उसमें गिव इन कर रहे हो, वही वाली बात कि अगर स्टार्टिंग में मैंने गिव इन किया, 6 महीने मैंने पूरा गिव इन किया, क्या आपकी एंग्जाइटी मेरी एंग्जाइटी, मैं आपको सब कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, सडनली 6 महीने बाद मुझे याद आ गया नहीं ये तो मेरे से गलत हो रहा है, फिर आपने ही उसको फीड किया था ना, बेसिकली आपने उस मॉन्स्टर को फीड किया था। अब वो मॉन्स्टर बहुत ह्यूज बन गया तो आपको लगा नहीं मुझे मॉन्स्टर नहीं चाहिए। तो एंग्जाइटी वही है, एंग्जाइटी एक मॉन्स्टर ही है, आप उसको फीड जितना करोगे उतना बढ़ता जाएगा, और जब आज सडनली आप उसे पैनिक करके पीछे हटोगे तो आपको खा जाएगा इवेंचुअली। तो ये वाला गैप आता है। तो बिल्ड इट अप इन अ बेटर वे। सडनली वो एक दिन में जाएगा भी नहीं, सडनली एक दिन में आता भी नहीं है। तो आप उसको अगर मिनिमाइज करना चाहते हो कि नहीं आई डोंट लाइक सो मच ऑफ कंट्रोल, मैं बता दूंगा, मतलब आई, और जरूरी भी अगर लेट्स से उस इंसान को फर्क पड़ रहा है तो विल टेल एज वेल, बट कितना किस लेवल पे, कितने लेवल पे उसको सिक्योरिटी फील करा सके नहीं करा सके, वो गैप को बिल्ड करना कम्युनिकेशन के थ्रू अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अच्छा, सारे स्टेप्स को कवर करते हुए अब एक फाइनल स्टेप आता है कि रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा है या थोड़ा उतनी चलो प्लस माइनस होता है, बट अब इसको हमें लॉन्ग टर्म लेके जाना है। तो जब लॉन्ग टर्म लेके जाना है तो उसमें
आपको दोनों को किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा कि यार हमें लॉन्ग टर्म चलना है तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को समझ के चलनी होगी ताकि रिलेशन स्मूथ रहे, हेल्दी भी रहे और इजीली लाइफ लॉन्ग चलता रहे। क्योंकि बहुत जगह क्या होते हैं वो लाइफ लॉन्ग तक जाने से पहले ही बीच में ही लाइफ लाइन कट जाती है। तो किसी भी रिलेशनशिप को हमें लॉन्ग टर्म लेके जाना है, क्या हमें करना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? कि यहाँ पे जो आपने एक्सपीरियंस देखे हैं अब तक, इतने काउंसलिंग्स आपने इतने लोगों की है, किस पॉइंट पे ज़्यादा पेन आता है रिलेशनशिप में, कहाँ से टॉक्सिसिटी आती है और कैसे हम उनको अवॉइड करते हुए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं? आई थिंक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिस्पेक्ट। इफ़ बोथ पार्टनर्स फील रिस्पेक्टेड फॉर हु दे आर, देन दोनों को अच्छा फील होगा, दोनों स्पेशल फील करेंगे एंड ऑटोमेटिकली बोथ विल बी एबल टू एक्सेप्ट ईच अदर बेटर एंड ग्रेसफुली। दूसरा जो फैक्टर आता है फॉरगिवनेस। रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस के बारे में बात नहीं करते बहुत ज़्यादा, बट फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट बिकॉज यू नीड टू फॉरगिव योर पार्टनर रिपीटेडली फॉर अ लॉट ऑफ स्टफ। बिकॉज अगर फॉरगिव नहीं करोगे बार बार तब तक चीज़ें आप लेट गो नहीं करोगे। अगेन फॉरगिव ये नहीं करना मतलब नहीं कि आप सब कुछ भूल जाओ, छोड़ दो। फॉरगिव करने का मतलब कि बीइंग एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट थिंग बट स्टिल प्रोसेसिंग एंड सॉल्विंग दैट इशू एज वेल। ऐसा ना हो कि हम सॉल्व भी कर दिया फिर भी भूल नहीं पा रहे। सॉल्व करो बट भूल भी जाओ, आगे भी बढ़ो। ये नहीं कि सिर्फ भूल गए, भूलना इज नॉट एन इशू, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ गुड थिंग। तो वो साइड वाली फॉरगिवनेस वाली चीज़। और तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कम्युनिकेशन, कि आप कितना ओपनली कम्युनिकेट कर पा रहे हो। एंड दैट अगेन ऑटोमेटिकली रूट्स फ्रॉम रिस्पेक्ट एज वेल। अगर आप रिस्पेक्ट करते हो अपने पार्टनर को ना, तो नेचुरली कम्युनिकेशन बहुत ईजिली फ्लो करेगी। बिकॉज आपको पता है ना कि आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग, सो दैट पर्सन एटलीस्ट डिजर्व दैट कम्युनिकेशन फ्रॉम माई एंड कि मैंने ऐसा फील क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला। तो नेचुरली जब रिस्पेक्ट फील होगा, दूसरे इंसान कम्युनिकेट करेगा दूसरे इंसान को, दूसरे इंसान अच्छा फील करेगा, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा उस चीज़ को और दोनों इंसान कंफर्टेबल और सिक्योर फील करेंगे एक दूसरे के साथ। और एक जो उसके बाद यह तो स्टेबिलिटी बन गई, लेकिन अब लॉन्ग लास्टिंग जो स्पार्क मेंटेन करना है। बिकॉज जो मैंने लस्ट अट्रैक्शन अटैचमेंट की बात करी, आप दूसरे इंसान को जब नए नए मिलते हो, बॉडी वाइज और माइंड वाइज आपके लिए एक फ्रेश प्रोजेक्ट है वो। मुझे उसकी बॉडी समझनी है, उसका माइंड समझना है, कितना एक्साइटमेंट है, कितना इंटरेस्टिंग क्रेविंग वाला प्रोस्पेक्ट है। आफ्टर फ्यू ईयर्स यू नो एवरीथिंग अबाउट देयर बॉडी, यू नो एवरीथिंग अबाउट देयर माइंड। व्हाट इज एक्साइटिंग नाउ? नथिंग इज एक्साइटिंग। दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स टू गो डाउन हिल फ्रॉम एवरीवेयर। स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाते हैं, छोड़े यार जाने दो। क्यों? बिकॉज एक बड़ा प्रोस्पेक्ट एक्साइटिंग ज़्यादा लग रहा है, तो छोटी चीज़ों को इग्नोर करना आसान है। अब कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है तो छोटी चीज़ें भी चुभ रही है। ऐसे क्यों खा रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों सांस ले रहे हो? क्यों? बिकॉज अब कुछ मज़ा ही नहीं बचा ना हम दोनों के बीच में। अब वो मज़ा कैसे क्रिएट करें? तो हैव गोल्स विथ ईच अदर एज वेल, हैव शेयर्ड गोल्स, हैव म्यूचुअल गोल्स, बिल्ड समथिंग विथ ईच अदर एंड कुछ ना कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स होने चाहिए। शाम पे वॉक ही सही, हमारा मेन कॉमन गोल है, हम वॉक पे जाएंगे, शाम में डिस्कस करेंगे अपने दिन के बारे में। एक कॉमन गोल दिख रहा है ना, हमारा कॉमन गोल है कि हम डाइट कर रहे हैं, हम उस तरीके से प्लान करेंगे। हमारा कॉमन गोल है हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं। डू समथिंग टुगेदर, ताकि आप दोनों को एक लिंकेज लगे एक दूसरे के साथ एंड उस लिंकेज के थ्रू आप एक दूसरे की नई लाइफ को एक्सप्लोर करोगे। बिकॉज जब आप कुछ नया करते हो तो आपका भी एक नया पार्ट बाहर आएगा, उनका भी एक नया पार्ट बाहर आएगा। अगेन अ न्यू प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। फिर एक नया प्रोजेक्ट, देन ट्रैवल, देन वेकेशंस, देन दिस, देन दैट। 1000 चीज़ें आती रहेंगी लाइफ में। लाइफ तो एंडलेस है, 1000 चीज़ें आप कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ साथ में करते रहना जरूर, ताकि वो जो ग्रेटिफिकेशन है, वो जो एक्साइटमेंट है, वो क्रेविंग खत्म नहीं होनी चाहिए। वहाँ से एक्साइटमेंट, रिलेशनशिप का जो नयापन है ना, वो मेंटेन रहता है एंड देन थिंग्स गेट बेटर। हर रिलेशनशिप ना कुछ सिखा के जरूर जाता है और जरूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप आपका सक्सेसफुल भी हो, बट जब वो सिखा के हमें जा रहा है, हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं सेकंड में। कई बार क्या होता है, हम सेकंड में जंप तो कर जाते हैं बट पुरानी चीज़ों को ना, जो लर्निंग्स होती हैं वो अपने माइंड में नहीं रखते। वो था, वो वहाँ था, वहाँ ऐसा होता था, वो सब छोड़ दी और डायरेक्टली जंप इन कर दिए नए वाले में। तो क्या हमें आगे बढ़ते हुए पुराने वाली चीज़ों को कंपेयर करनी चाहिए या कंप्लीटली भूल जाओ वाली सिचुएशन रखनी चाहिए? कंपैरिजन तो नेचुरली आता है, मतलब आप देयर इज नो अदर वे दैट यू कैन नॉट कंपेयर तो करो, आएगा, बिल्कुल आएगा। बट हाँ, डू नॉट लेट इट क्लाउड योर जजमेंट, कि आप उस चीज़ को जज करके कंक्लूड ना करने बैठ जाओ कि ऐसा था, अब तो गलत ही है, सही है। वो नहीं, आप ऑब्जर्व करो, टेक योर टाइम टू ऑब्जर्व थिंग्स, टेक योर टाइम टू जज थिंग्स एज वेल, बट डू नॉट कंक्लूड थिंग्स। एक चीज़ है जजमेंट, एक चीज़ है कंक्लूजन। जजमेंट मतलब आपने ऑब्जर्व करा कि अच्छा ये चीज़ हो रहा है। कंक्लूड मतलब मैंने बोल दिया कि यही है, राइट। एंड ये चीज़ जब कंक्लूजन में आ जाता है तो दिमाग फिक्स हो जाता है कि यही है, ना कुछ नहीं होने वाला।
जजमेंट में स्टिल ऑब्जर्विंग, एक्सप्लोरिंग दोज पर्टिकुलर पार्ट्स। तो कंपैरिजन तो नेचुरली आएगा, बोलो या ना बोले, कहते मत करो कंपेयर, बट होगा। दिमाग है कंपेयर करने वाला चीज़। दिमाग अगर कंपेयर नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो दिमाग तो कंपेयर करेगा अपने पास्ट के बिहाफ पे, बट डू नॉट लेट इट मैग्नीफाई सो मच दैट इट स्टार्ट्स टू इम्पैक्ट हाउ यू आर बीइंग विद द पर्सन, राइट? एंड देन उस अकॉर्डिंगली अगर आपको गैप लग रहा है तो कम्युनिकेट अबाउट इट एज वेल कि मुझे ये चीज़ मिसिंग लग रही है, बट नॉट ऑब्वियसली विथ अ लेयर कि मेरा पार्टनर ऐसा करता था, मेरा एक्स ऐसे करता था, बिकॉज वो चीज़ फिर इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेगी एंड देन प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि मैं इमोशनली वीक हूँ, तो उसको अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, अगर इमोशनली वीक हो मतलब आपके इमोशनल टॉलरेंस कैपेसिटी कम है। यही ना बात हुई कि आप कोई इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जा रहे हैं, आप इम्पल्सिव हो जा रहे हो या आप जल्दी रिएक्ट कर रहे हो, वट एवर दैट वे इज। तो आपको अपने बेस पे काम करना पड़ेगा कि वाई एम आई रिएक्टिंग वेरी स्ट्रांगली टू अ इमोशन, बिकॉज मेरा बेस इज वीक, विच मीन्स कि अगर ये एक फ्रेम है, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए नीचे, हमारे चलने से या हमारे वॉक करने से या हमें डांस करने से ये चीज़ हिलने वाली नहीं है, तो आई एम सेफ ना। तो मुझे सोच के चलना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मैं खुल के कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। व्हाट इफ ये कार्डबोर्ड का बना होता और नीचे एक पिलर पे, बस ये 2 पिलर या 4 पिलर पे बेस होता, तो दिमाग में तो क्या है, बेस वीक है। अगर बेस वीक होगी तो हम कॉन्शियसली चलेंगे, छोटे छोटे स्टेप पे रिएक्ट करेंगे, छोटे छोटे स्टेप पे पैनिक करेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ आ गई? मेरी रिएक्टिविटी मेरी वीक होने से हो रहा था क्या? नहीं, मैं यहाँ रिएक्ट कर रहा हूँ कि ओ माय गॉड क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो मैं मेरे कारण तो कर नहीं रहा हूँ। मेरा बेस वीक था इसलिए मैं ज़्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा सिक्योरिटी का सिस्टम ही नहीं बिल्डअप है। तो फर्स्ट फिगर आउट कि अपनी ज़िंदगी में सिक्योरिटी कहाँ मिल रही है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वो बेस ही बिल्डअप नहीं होता सिक्योरिटी का। क्यों नहीं होता है बिल्डअप? बिकॉज या तो बचपन का इशू होता है, चाइल्डहुड इश्यूज़ होते हैं, या तो लाइफ में ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं जिसका सिक्योरिटी हिल जाती है, या तो कभी खुद भी अपनी लाइफ को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बिल्ड नहीं कर पाए कि सिक्योरिटी बिल्ड कर सके, तो उस कारण से भी चीज़ें आती है। तो फर्स्ट वर्क ऑन बिल्डिंग दैट बेस। अगर आप बेस को कवर अप कर दोगे तो आप खुद खुल के हंसोगे, नाचोगे, सब कुछ करोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इमोशन के साथ होता है, इमोशन आता है जाता है, दैट इज द पर्पस ऑफ इमोशन। आएगा वो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ फील कराएगा, आप चला जाएगा वापस से। लेकिन वो छोटा सा जो आपको हिला के गया इमोशन, उसमें आप रिएक्ट कर दे रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तभी ना भाग रहे हो कि अभी मुझे बहुत सैड फील हो रहा है, अब मैं 2 दिन के लिए सो गया बेड पे, तो मुझे क्यों इतना लगा कि सैडनेस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड? बिकॉज मेरे लिए वो इमोशन मैं इंटेंसिटी से देख रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे और कुछ दिखता ही नहीं। जब इमोशन आ जाता है मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं मेरी टॉलरेंस कैपेसिटी कम है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अदर सपोर्ट स्पेसेस। तो बिल्ड अदर सपोर्ट सिस्टम फॉर योरसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल। और लोग होने चाहिए आपके पास दोस्त, मतलब कमी क्या हो गई मेरी लाइफ में? लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम। सेकंड, एंगर, कि मुझे छोटी, आपने कुछ बोल दिया मुझे, मैं छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ होकर गुस्सा करने लग जाता हूँ, जो कि बाकी लोग दोस्त मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगेन यहाँ पर क्यों लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मेरे पास में सबको मेरा मजाक मुझे देख रहे हैं, सोच रहे मेरे बारे में ही कुछ बोलना चाह रहे हैं, बट एक नॉर्मल अपने बैंटर किया और इस बात से मैं ट्रिगर हो गया। वो क्या मेरे डिनोट कर रहा है मेरे बारे में? इट शोज कि मेरी अपनी सेल्फ स्टीम बहुत लो है। मुझे यही लग रहा है बार बार कि दुनिया मेरे बारे में कुछ सोच रही है, गलत सोच रही है, कुछ बोलना चाह रही होगी। दैट इज वाई आई एम रिएक्टिंग। नाउ व्हाट टू डू अबाउट दिस? Work on your self-esteem. Do something that will help you increase your confidence. To every emotion is trying to tell you something. तो work on the base, figure out the base and solve that issue. जब वो होगा तो सिक्योरिटी बनेगी, ऑटोमेटिकली आपकी रिएक्टिविटी कम होगी। बट ये एक दिन का काम नहीं है, लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बट आप डिवोट करो, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। राइट, सारी चीजें लॉन्ग टर्म ही, ऑब्वियसली स्लोली पूरा प्रोसेस ही स्टार्ट से लेके एंड तक हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, किसी भी रिलेशनशिप में जो रेड फ्लैग्स हैं, आई वांट टू नो कि 3 ऐसे पॉइंट बताओ कि ये जिसको देखते आपको पता जाएगा यार ये रेड फ्लैग्स हैं इस रिलेशनशिप के, इनको अभी इसको सॉर्ट करना चाहिए, अदरवाइज गलत जा रहा है। ये स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप या आफ्टर अ कॉन्सिडरेबल पॉइंट ऑफ द रिलेशनशिप? स्टार्टिंग कह लो या ड्यूरिंग द रिलेशनशिप कि ये चीजें ऐसी हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे लव बॉम्बिंग या डूइंग टू मच इन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, जो बहुत सारे लोग करते हैं कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा करना, स्पेशली गाइज करते हैं वो सारी चीज़ कि बहुत कम समय में दे आर gifting you lot of stuff, they're taking you places, they are saying the right words at the right time at the right spaces. बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब पच नहीं रहा है वो चीज़, तो वो कुछ प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इफ अ गाय और अ गर्ल इज स्टेबल इन देयर अप्रोच, इन देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स यू, वो ज़्यादा बेटर है। आपको बहुत पीक नहीं फील हो रहा है लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, दैट इज बेटर। कि जैसे मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, क्यों? बिकॉज में पैसे कमाने थे। अब मैंने स्टार्टअप इसलिए स्टार्ट नहीं किया बिकॉज मुझे सच में कोई वैल्यू एडिशन करना दुनिया में, पैसे कमाने थे।
डूब गई स्टार्टअप, फिर मैं अगले स्टार्टअप बनाता हूँ, पैसे कमाने अभी भी, फिर वो भी डूब जाता है बिकॉज वैल्यू तो अभी भी क्लियर नहीं है। फिर मैं ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप में जाता हूँ, पैसे हर बार डूबते हैं, लेकिन मैंने एक्चुअल लेसन तो लर्न नहीं किया। मेरे लिए वैल्यू तो मैटर ही नहीं कर रहा है ना, प्रायोरिटी है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। मेरे लिए वैल्यू बस पैसा कमाना है, तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहा है। सेम गोज फॉर रिलेशनशिप। बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप प्रायोरिटी होती ही नहीं है, ये कम होती है, नंबर 2 नंबर 3 पे आती है। जब वो कम आती है ना, तो आप ये क्लियर रहो कि मुझे इतना ही दे सकता हूँ मैं रिलेशनशिप को, तो अकॉर्डिंगली डील विद दैट पर्टिकुलर वे। तो आप अगेन, उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में वैसे लोग नहीं होंगे कि जिनको आपसे सब कुछ चाहिए। देन आप एटलीस्ट अपनी बातों को राइट एंगल पे पुट आउट कर दोगे कि दिस इज हु आई एम, एंड 1000 लोग उसको भी रेडी एक्सेप्ट करने को रेडी होंगे। बट आप राइट एक्सपेक्टेशन सेट करोगे राइट पॉइंट पे। अदरवाइज क्या होगा कि हम पहले ऑल इन जाएंगे, फिर अपना पार्ट दिखाएंगे, देन दूसरों को पैनिक होगा, एंड देन वहाँ से चीज़ें चाल खराब होती है। तो ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस कि हम क्या चाहते हैं जिंदगी में, एंड देन पुट इट आउट। लोग बहुत सारे रिलेशनशिप में ना स्टक रहते हैं, वो निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं किसी नए को तो नहीं ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे इसको भी खत्म करना है, ठीक है, और ना खत्म कर पा रहे होते हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, बस उसी लूप में है वो। जबकि उनको ये पता है कि मेरे को इसको एंड करना है, चाहे जो भी एक्सवाइज़ रीजन है, राइट। तो उसको कैसे एंड करें? राइट, सी इसमें 2 फैक्टर्स है, या तो अटैचमेंट का फैक्टर होता है या तो फियर का फैक्टर होता है। अटैचमेंट की, अगर आप किसी इंसान के साथ रह रहे हो लॉन्ग ड्यूरेशन पे, तो बहुत सारी आपकी नीड्स फिजिकली एंड मेंटली डिपेंडेंट हो गई उस पर्सन के साथ। जब वो पर्सन को आप छोड़ने का सोचते हो तो बहुत सारी चीज़ें जाएंगी साथ में उसके। सडनली पर्सन नहीं जाएगा, बहुत सारी नीड्स भी जाएंगी, आपको वॉइड फील होगा। तो बी रेडी विद द वॉइड, कि मुझे पता है ये वॉइड फील होने वाला है। ये तो डर, किसका डर? समाज का डर, दुनिया का डर, खुद का डर, पार्टनर का डर। देन उस डर को एड्रेस करो, फियर को एड्रेस करो कि व्हाट एग्जैक्टली एम आई गोइंग टू मिस आउट ऑन। या थर्ड चीज़ आप ये समझो कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ छोड़ने वाली बात, क्या मैं इम्पल्सिविटी के तरीके सोच रहा हूँ कि बिकॉज मुझे बहुत फेस करना पड़ रहा है, डील करना पड़ रहा है, इश्यूज आ रहे हैं, तो उस कारण मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो वर्क ऑन दैट पार्ट एज वेल, कि इज इट एन इम्पल्सिव डिसीजन जस्ट टू गेट आउट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, और एक्चुअली आई वांट टू लीव दैट पर्सन। तो एड्रेस योर फीलिंग्स फर्स्ट, एंड आपको क्लैरिटी खुद मिल जाएगी मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मैं कैसे उससे बाहर निकलूँ। एंड डोंट जंप इनटू द न्यू रिलेशनशिप। हाँ, वो तो टाइम देना चाहिए खुद को, थोड़ा वक्त देना चाहिए समझने का, एड्रेस करने का। राइट। अच्छा, कुछ लोगों के ना रिलेशनशिप जो होते हैं अब्यूजिव होते हैं, अब्यूजिव इन फिजिकल अब्यूजिव, लोग फाइट करते हैं, ये सब करते हैं, उसके बाद भी वो रिलेशन में रहते हैं। वो ऐसा क्या उनको वहाँ डोपामिन मिलता है कि भाई ठीक है, अगला पर्सन आपको हिट कर रहा है, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, बट स्टिल आप उस रिलेशनशिप में, आपको पता है गलत है, बाहर नहीं निकल पा रहे। 2 फैक्टर्स, फर्स्ट लो सेल्फ वर्थ, सेकेंड फैक्टर एडिक्शन। आज अगर अब्यूजिव है एक इंसान दूसरे इंसान के लिए, और कल वो इंसान बहुत प्यार वाली बातें कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, सॉरी बोल रहा है, तो कितना बड़ा ग्रेटिफिकेशन है ये सोचो आप, कि आज पिटाई हो रही है और कल वही इंसान चेंज हो जा रहा है मेरे लिए। मतलब उसने अपनी लाइफ चेंज कर दी। मतलब वो इतना अब्यूजिव इंसान हो सकता है, हो सकता था, बट देखो मेरे से कितना ज़्यादा प्यार करता है कि वो चेंज हो गया मेरे लिए। तो ये तो बहुत बड़ा ग्रेटिफिकेशन है, मेंटल ग्रेटिफिकेशन, डोपामिन एक्सट्रीम, जो कि नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा पीक देगा। तो आपको क्या लगेगा? होप। तो आप जिंदगी भर होप के उसके कारण लटके रहोगे कि आज पिटाई हो रही है ना, लेकिन वो तो प्यार तो करता है ना मुझसे, वो तो दिखाता है कि बहुत प्यार करता है, मेरे बिना जी नहीं सकता है। तो आपको लगेगा कि नहीं, देयर इज होप, इतना प्यार कौन करेगा मुझसे, एंड दैट इज ट्रू। उस एक्सट्रीम में आपको लगेगा कि उतना प्यार कौन करेगा मुझसे, लेकिन वही बात है कि आपके लिए तो नुकसान ही है इन द लॉन्गर टर्म। वो प्यार हो ना हो, बट आप डूबती चीज़ में ही डूबे हुए हो बेसिकली। तो वो खुद को समझना, और वही एडेड विद दिस थिंग लो सेल्फ वर्थ, कि आपको लगता है और कौन ही है, कहाँ ही निकल जाऊँ, क्या ही कर लूँगी मैं, क्या ही कर लूँगा मैं। तो इंसान सहते रहता है उन चीज़ों को साथ साथ। बट हाँ, वहाँ पर अगर आप खुद को बिल्ड कर सको, अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन कर सको, अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वर्कआउट कर सको, तो आपके लिए निकलना आसान हो जाएगा। बिकॉज आई डोंट डिजर्व दिस थिंग। और वो पहले पॉइंट पे ही आप उसको रिटेलिएट कर दोगे। पहली बार द पर्सन डज समथिंग, सेकंड टाइम द पर्सन डज समथिंग, यू से बाय बाय, आई कैन नॉट बी इन दिस रिलेशनशिप। सहने का वो इंटेंसिटी विथ लो सेल्फ एस्टीम और बढ़ता जाता है। राइट। हमने अभी बात की 3 रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप। अगर मैं अब ग्रीन फ्लैग की बात करूं, तो 3 ऐसे पॉइंट कि जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो पाए कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मतलब 3 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। सिक्योरिटी, कि आप सिक्योर फील करते हो दूसरे इंसान के साथ, टू बी योरसेल्फ। आप खुल के मतलब हंस सकते हो, रो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आपको जजमेंट का डर नहीं लगता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज दैट अलाउज यू टू बी यू। सो नंबर 1 ग्रीन फ्लैग इज दिस। नंबर 2, अ गुड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन एज वेल, कि आपको पता है कि मेरे ट्रिगर्स ही है, मेरे पार्टनर के ट्रिगर्स ही है, एंड आप कॉन्शियसली उन चीज़ों को टच नहीं करते हो। देयर आर गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली। मतलब आई एम सेइंग नॉट सेइंग कि 100% आप परफेक्ट ही रहोगे, ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, बट वो बहुत ही रेयर होंगी।
बहुत ही रेयर, बहुत एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ऐसी चीज़ें आएंगी, तो आप एक दूसरे के ट्रिगर्स को रिस्पेक्ट कर रहे हो और वहाँ टच अपॉन नहीं कर रहे, बिकॉज ट्रिगर्स पे जब आती है बात तो इंसान अलग ही रूप दिखाता है हमेशा, तो वो पार्ट को समझ पाना एंड वर्कआउट कर पाना। एंड तीसरी चीज़, उनकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ कैसी है, वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। बिकॉज अगर मैं इंडिपेंडेंटली सिक्योर नहीं फील करता हूँ ना, तो मैं सारा सिक्योरिटी का ओनस आपके ऊपर डाल दूंगा। बिकॉज मेरी कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है? मेरा पैसा नहीं, मेरा काम नहीं, मेरा अपनी आइडेंटिटी नहीं है, वो सब कुछ आप हो। तो अब अगर आप अच्छा ट्रीट कर रहे हो तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बुरा ट्रीट कर रहा हूँ तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। तो इट्स टू मच बर्डन ऑन यू ना। तो अगर वो लॉन्ग टर्म में नहीं लास्ट करता है फिर, बिकॉज आप कितना ही बर्डन ले लोगे, आप आज ले लो कि चलो मज़ा आ रहा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, लेकिन एक पॉइंट के बाद थक जाओगे आप भी। आप थकोगे तो आपका रिटेलिएशन आएगा, एंड देन मुझे और अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा आपके रिटेलिएशन से, एंड देन वहाँ पर अगेन एक लूप गोज वेरी बैड। तो बोथ पार्टनर्स शुड हैव समथिंग, एंड नॉट ओनली कि पैसा ही कमाना है, नॉट ओनली कि कुछ बिल्ड ही करना है। वट एवर यूर डूइंग, टेक कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी एंड बिल्ड योर पर्सनैलिटी अराउंड दैट। कि कैसे बोलते लोग ना कि आई एम हाउस वाइफ, लेट्स से, तो अब तो मैं क्या ही हूँ, मैं तो क्या ही कर रही हूँ, बट टेक कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट एज वेल। यू आर डूइंग समथिंग वेरी बिग, आई मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ। मैं घर चला रही हूँ, तो अगर आप उसको अकाउंटेबिलिटी के साथ ले रहे हो, बी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कोई इश्यूज नहीं आने वाले। एडेड टू द फैक्ट कि हाँ आपका पार्टनर सपोर्ट कर रहा है इस प्रोसेस को, ऐसा नहीं कि आपको ताने दे रहा है, आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, फिर आपको बुरा लगेगा उस बात पे, तो वो फैक्टर जरूर प्ले करता है रोल। मतलब तो अगर ये 3 चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, राइट। मेरे मन में ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, और दिमाग ऐसा कर रहा, अच्छा इसका ये सवाल था, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई गेस बहुत जैसे हमने पहले भी डिस्कशन की है, बहुत लंबा चल जाएगा पॉडकास्ट। और मैं चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट टाइम जो हमने इतना बड़ा गैप दिया था हमारे लास्ट पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट में, नेक्स्ट टाइम वो उतना बड़ा गैप ना हो, हम जल्दी ही इस चीज़ पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर दोबारा डिस्कशन करें, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें बहुत सारी चीज़ों के लिए, इमोशनली प्रिपेयर करें बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो उसी के साथ ये सारी चीज़ें थी मेरे मन में आज के लिए, बट आगे के जो मेरे मन में क्वेश्चन चल रहे हैं वो आगे के लिए संभाल के रखूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक्स। आई होप आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट एपिसोड अच्छा लगा हो। कौन सी बात आपको अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं जब भी बैठता हूँ तो एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठता हूँ कि कुछ ना कुछ वहाँ से सीखूँ। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने भी आज जाने, समझे और सीखे। तो आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किन गेस्ट्स को हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहेंगे वो भी कमेंट करें। कोशिश करेंगे आपके वो सारे गेस्ट भी हम पॉडकास्ट में लेके आएँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें कमेंट भी करें, और इस पॉडकास्ट को किसी एक ऐसे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जिसको आपको लगता है कि इसको सुनने की ज़रूरत है। और अगर वो अपने रिलेशनशिप में कहीं भी थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि सही नहीं चल रहा है, या कोई ऐसा पर्सन आपको दिख रहा है जो सही नहीं चल रहा है, उसके साथ इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर कीजिए। स्टे क्यूरियस, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।